बोलो भाई बोलो, स्टार्ट कर दे हम अपनी क्लास, जल्दी से बताओ। दिस इज चैप्टर नंबर Yes, sir. 6। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और वी कैन से रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6 जो है आज वाली क्लास में हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी की बुक ये रही आपकी, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। चैप्टर नंबर 6 किसका है? स्टाफिंग, राइट और नॉट? हाँ जी, चैप्टर नंबर 6 जो है वो है आपका स्टाफिंग। तो इसके पहले हमने कौन कौन से चैप्टर्स करे हैं जल्दी से बताओ एक बार क्विकली, नाम तो बताओ फटाफट। हाँ जी, कौन कौन सा चैप्टर्स हमने इसके पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है? टोटल हमने 5 चैप्टर्स जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले चैप्टर्स का क्या नाम था, जल्दी से एक बार रिप्लाई करके बताओ सभी लोग। फर्स्ट चैप्टर्स का नेम बताना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड चैप्टर्स कौन सा था, बताओ भाई बताओ। सेकंड जो चैप्टर था, यस पल्लवी, रिप्लाई करते रहना है। सेकंड चैप्टर का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड जो चैप्टर्स हमने करा था बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। दीज 3 चैप्टर्स जो स्टार्टिंग के है उससे टोटल आने थे, कितने नंबर के थे? तीनों स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स याद है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों चैप्टर्स का जो वेटेज था वो 16 मार्क्स था। फिर फोर्थ और फिफ्थ जो चैप्टर्स हमने करा था उसका जो वेटेज था, वेटेज का मतलब कितने मार्क्स की एग्जाम आने वाले थे, तो 14 मार्क्स के आने वाले थे। और जो चैप्टर्स है आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, इन तीनों चैप्टर से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, समझ रहे हो? चैप्टर 6, 7 एंड 8, ऑल 3 चैप्टर्स तीनों कंबाइन कर दोगे तो 20 नंबर का आएगा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में, आउट ऑफ 80 मार्क्स। और मजे की बात यह है, इन तीनों चैप्टर्स में से कुछ कुछ टॉपिक्स भी डिलीट हो चुके हैं। तो कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, तो ये देखो, ये है चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो जो है आपका डिलीट हो चुका है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM, तो ये टॉपिक डिलीट हो चुका है आपका। तो अगर इसमें चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो इस चार्ट में जो टॉपिक नंबर 3 है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये वाला टॉपिक जो है आपके लिए डिलीटेड है 2021 के लिए। बाकी 2021 के बाद दोबारा से ये टॉपिक ऐड हो जाएगा। तो चैप्टर टॉपिक नंबर 3 जो है हम लोग नहीं करेंगे, राइट। आप अपने बुक में भी क्रॉस लगा सकते हो, जो भी आपके पास बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी की हो चाहे कोई भी ऑथर का। तो हमें टोटल टॉपिक्स जो पढ़ने हैं इस चैप्टर में, चैप्टर 6 स्टाफिंग के अंदर टोटल 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 7 टॉपिक्स। आउट ऑफ 7 1 टॉपिक, थर्ड नंबर वाला टॉपिक जो डिलीट हो चुका है, तो हमारा रिमेनिंग टोटल 6 टॉपिक्स ही पढ़ने। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। और जो स्टाफिंग का चैप्टर मैं बता दूं, जो हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर्स करा है ना, तो उससे और आसान है ये, वेरी इजी। स्टाफिंग नाम से ही जा रहे हैं, स्टाफिंग का मतलब पता है क्या होता है? स्टाफ और आगे आईएनजी है। तो स्टाफ का मतलब पता है क्या होता है? हाँ जी, स्टाफ का मतलब होता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज, स्टाफ का मतलब होता है एम्प्लॉइज। हमने पहले करा था प्लानिंग, अगर आपको याद है, चैप्टर जो 5 था प्लानिंग, सॉरी 4, चैप्टर जो हमने 5 करा वो करा ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले हमने प्लानिंग करा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करा हमने, और आज जो हम करने वाले चैप्टर 6 दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। एक बात बताओगे जरा फटाफट, प्लानिंग का मतलब क्या होता है और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी से बता दो, मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो उसी से रिलेट करा देंगे आपको स्टाफिंग। जल्दी से बताओ। अनुज यादव भी आ गया, ओके, ऐड कर दिया जी अनुज। तो प्लानिंग का मतलब सिंपल, इट इज अ फ्यूचरिस्टिक होता है प्लानिंग। फ्यूचर्स के लिए हमने सेट करा है गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सिंपल अगर मैं बोलूँ तो प्लान। फिर प्लानिंग के बाद हमें क्या करना होता है? सभी रिसोर्सेज वगैरह का क्या करना होता है? हाँ जी, इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सारे रिसोर्स, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो। ऑल रिसोर्सेज शुड बी organized so that we can achieve the, yes, planning is thinking in advance before doing any activities, it is thinking for future in advance, very good। किसने जवाब दिया? पल्लवी ने, वेरी वेरी गुड पल्लवी। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब बताओ जी, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? हाँ जी, बाकी लोग भी थोड़ा थोड़ा रिप्लाई करो, आप अपने बुक से भी देख देख के भी थोड़ा थोड़ा रिप्लाई कर सकते हो। मैं जानबूझ के सारे क्वेश्चन पूछते रहता हूँ सो दैट थोड़ा थोड़ा पीछे का भी आपका रिवीजन होता रहे, याद आता रहे, राइट। क्योंकि हमने चैप्टर्स कर लिया है तो आपके दिमाग में ये पॉइंट जो है होने चाहिए, सारी चीजें जो है याद रहना चाहिए। और ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप क्लास करो ना तो थोड़ा सा पीछे का 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले एक बार गो थ्रू हो लिया करो चार्ट के थ्रू, रिवीजन, कि आपको चीजें याद हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो हमने जो ये चैप्टर नंबर जो 4 करा प्लानिंग, फिर उसके बाद हमने करा ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि सारी चीजें ऑर्गेनाइज करो जो आपने प्लान बनाया है, राइट।
गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग मींस ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन देम। वेरी वेरी गुड, राइट। रिसोर्स वगैरह को हमें क्या करना होता है, इकट्ठा करना होता है, फिर हमें क्या करना होता है, ग्रुपिंग एक्टिविटीज करना होता है, राइट, किसका, एक इंटरप्राइजेस का, एंड रिलेशनशिप क्या करना होता है, उनके बीच आपस में एस्टैब्लिश करना होता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद स्टाफिंग। तो देखो भाई, हमने प्लान कर लिया, हमने सारे रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठा कर लिया, उनके बीच रिलेशनशिप बना दिया, तो अब हमें क्या करना है, स्टाफ। अभी हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, इंप्लॉइज चाहिए। अब इंप्लॉइज भी पता है क्या चाहिए, राइट इंप्लॉइज फॉर राइट जॉब। कहने का मतलब हमें कोई भी इंप्लॉय को उठा के जॉब नहीं दे देना, किसी भी इंप्लॉय को हायर नहीं करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंसान को नौकरी नहीं देना भाई साहब। जिसकी जरूरत होगा और जो कैपेबल होगा उसी पर्सन को हम हायर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। हायर का मतलब, हाँ जी, काम पे रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाए। तो यहां से अगर मैं 2 लाइन पढ़ाऊं तो भाई, स्टाफिंग का मतलब होता है क्या, मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो पोजीशंस हैं, या यू कैन से जो खाली जगह है, वो क्या करेंगे, हम फिल करेंगे। मतलब कि उनको क्या करेंगे भाई, हम हायर करेंगे। हायर मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो, वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर। सबसे पहला हमारा जो स्टेप था वो था प्लानिंग, मैनेजमेंट का स्टेप था, हमारा प्रोसेस था प्लानिंग। सेकेंड जो था हमारा है ऑर्गेनाइजिंग। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप इज, हाँ जी बताओ जल्दी से, स्टाफिंग। तो आप जब भी प्लानिंग आए तो फर्स्ट स्टेप लिख देना, फर्स्ट लाइन, एक लाइन बना सकते हो, प्लानिंग इज फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। आप ऑर्गेनाइजिंग की बात करोगे तो ऑर्गेनाइजिंग इज सेकेंड स्टेप आफ्टर प्लानिंग, एंड स्टाफिंग इज थर्ड स्टेप आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन पढ़ो जरा। आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट स्टेप in the management process is to fill the various posts provided in the organization। जितने भी पोस्ट खाली रहते हैं उसको हमें क्या करना है, फिल करना है। दिस इज टर्म एज मैनेजमेंट स्टाफिंग। और आगे बोलो तो इन सिंपलेस्ट टर्म, स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल्स टू जॉब। इट बिगिंस विद द वर्कफोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड डिफरेंट अदर functions like recruitment, selections, training, development, promotions, compensation and performance appraisal। ये सारे अभी आने वाले हैं, अभी इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक्स में आएगा। हमें सबका मीनिंग पढ़ना है, रिक्रूटमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, कंपनसेशन क्या होता है, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है वर्कफोर्स का। तो ये सारे टॉपिक अभी हमें पढ़ना है, ये सब मीनिंग में कवर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो हाईलाइट कराया हुआ है, स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन filled and keeping filled the position in organizational structure. This is achieved by the first of all identifying recruitment of workforce, followed by recruitment, selection, placement, promotion, appraisal and development of personnel to fill the roles designed into the organization structure। And और भी है, after deciding what to do, after deciding what to be done, how is to be done। देखो, what to do होता है planning, how is to done जो होता है वो होता है आपका organizing। And after creation of organization structure, the management is in the position to know the human resource, HRM। भाई हमें काम करवाने के लिए आदमी चाहिए, राइट ना। रिसोर्स के अलावा भाई काम करने के लिए मशीन तो चाहिए, लेकिन साथ में मशीन को चलाएगा कौन, तो आदमी भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना होता है ऑफ द एंटरप्राइजेस एट डिफरेंट लेवल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग सिंपली वी कैन से क्या होता है, हाँ जी, स्टाफिंग का आप डिफाइन यहाँ से कर सकते हो। इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन filling and keeping filled the position in the organizational structure। This is achieved by the first of all identifying group में। ये सारी चीजें आप जो है मीनिंग में आप आसानी से लिख सकते हो, और आपके जो बुक में मीनिंग दिया होगा वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ ना, आसान शब्दों में, स्टाफिंग का मतलब भाई साहब, मैं अगर मैनेजर हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो जितने भी इंप्लॉइज है, तो इंप्लॉइज को मैं हायर करूंगा। मतलब अभी कंपनी, मतलब सपोज अगर नया है तो काम कराने के लिए मुझे इंप्लॉइज चाहिए, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है ना। एक हमें अकाउंटेंट चाहिए होएगा, समझ में आई बात है, अकाउंट पढ़ते हो आप तो। कोई लेबर चाहिए काम कराने के लिए, कोई टेली कॉलर वाला चाहिए पर्सन, कोई डेटा मेंटेन करेगा, समझ में आई बात है। तो ये सारे हमें स्टाफ की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। अब स्टाफिंग, तो इन सब लोगों को हम हायर कैसे करेंगे। हायर करने का मतलब है कि उनको जॉब के लिए कैसे हमें क्या करेंगे कंपनी में, हाँ जी, उसको क्या बोलते हैं, हायर करना, मतलब कि जॉब देंगे कैसे कैसे लोगों को, राइट। और यू कैन से कि लोगों को अपने यहाँ पे कैसे रिक्रूट करेंगे। अब
मीनिंग जब पढ़ लिया हमने, तो मीनिंग के पहले हमें सेकंड टॉपिक में पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। भाई साहब, स्टाफिंग हमने समझ गया, स्टाफिंग का सिंपल मतलब है लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में हायर करना। अब लोगों को जो हम हायर कर रहे हैं, वो क्यों हायर कर रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है, स्टाफिंग करने की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ नीड फॉर पीपल। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आदमी की जरूरत पड़ती है टू परफॉर्म वर्क, काम करने के लिए भैया आदमी तो चाहिए। आज की डेट में इतना भी मशीनीकरण नहीं हुआ है कि सारे काम रोबोट करते हैं, रोबोट को चलाने के लिए भी हमें इंसान की अभी तक तो जरूरत पड़ती है, ऑटोमेटिक वाला अभी भी नहीं आया भाई। एक दो, अब मान लो ऑटोमेटिक जो मशीन फैक्ट्री में चलते हैं, तो उसके लिए भी एक या दो एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है जो बटन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करेगा, ये सारी चीजें। आगे लिखा है द फंक्शन, द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट fulfills their recruitment and finds the right people for right job. This line is very important. You can quote this line in anywhere कि भाई हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? राइट पीपल फॉर राइट जॉब, सही जॉब के लिए सही इंसान। अगर मान लो हमें एडवर्टीजमेंट का काम करवाना है और हमने जो है सेल्स वाले लोग हायर कर, मान लो हमें अकाउंटेंट का काम करना अपने कंपनी में, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन, और हमें अकाउंटेंट ढूंढना है जो अकाउंट में, अकाउंट मतलब कि जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, टैली वगैरह, ये सारा डेटा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, कैश सेल्स, कैश परचेज, मतलब परचेज सेल, ये सारी एंट्री डालना है। तो मैं कौन से पर्सन को हायर करूंगा? जो कॉमर्स वाला होगा, जो अकाउंटेंट होएगा, या मैं साइंस वाले को हायर कर लूंगा? बताओ जरा। हाँ जी, साइंस वाले को तो हायर नहीं करेंगे ना, बोलो भाई बोलो। तो साइंस वाले पर्सन को हम हायर नहीं करेंगे अकाउंट के जॉब के लिए। तो कहने का मतलब राइट जॉब के लिए राइट पर्सन चाहिए। राइट का मतलब अकाउंटेंट के जॉब के लिए कॉमर्स वाला हम हायर करेंगे, ना कि साइंस वाला। समझ आई बातें? तो इसीलिए बोला हुआ है स्टाफिंग क्यों जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्योंकि हमें काम कराने के लिए ह्यूमन चाहिए, और उसमें भी हमें ढूंढना पड़ता है, फाइंड द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। बेसिकली स्टाफिंग फिल्स द पोजीशंस एज शोन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे है इसकी इंपॉर्टेंस, मीनिंग आपको समझा दिया, ऊपर से आप और भी सारी चीजें रीड कर सकते हो घर पे एक बार। अब इसके जो पॉइंट्स है, स्टाफिंग का जो पॉइंट्स है, तो ये दिया हुआ है, देखो। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन से बेनिफिट्स होएगा? तो कह रहा है ये सारे इंपॉर्टेंस है, दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस क्या है? स्टाफिंग अगर आप करते हो ना, तो स्टाफिंग से हेल्प मिलता है। किस चीज में हेल्प मिलता है? डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। अलग अलग जॉब्स के लिए, डिफरेंट जॉब्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हाँ जी, डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, मतलब कि राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को क्या करना होता है? फाइंड करने में हमें हेल्प मिलता है। किससे? स्टाफिंग से। आगे है क्या? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट, मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। वही सेम लाइन लिखा है। थर्ड है इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। कि अगर हमें कॉन्टिन्यूसली सर्वाइव करना है मार्केट में, अपना बिजनेस जो है कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है, स्टेबल करते रहना है, और साथ में ग्रो भी करना है, प्रॉफिट कमा के ग्रो भी करना है, तो उसके लिए हमें स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज इट आल्सो हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी आपके रिसोर्स है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में भी हेल्प करता है स्टाफ, और साथ में इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, वन चार्ट के थ्रू अगर मैं बोलूं आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर दी फाइव इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट। हाँ जी, दिख रहा है ना? जूम इन नहीं हो रहा है क्या? ये बताओ जरा। जूम इन नहीं हो रहा है क्या? ओके, अभी कर देते हैं जी। ये लो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जल्दी से बताओ एक बार मेरे को, क्विक। नहीं दिख रहा है तो अभी आपको दिखा देंगे। हाँ जी, ये रहा, यहाँ पे होना चाहिए। 6 वाला था ना, चैप्टर 6 ना? चलो 6 नहीं है, अभी 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 आपको देते हैं। ये लो, ये कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे आएगा। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है या नहीं है? जल्दी से बताओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट परेशानी? अभी और भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, रुको जरा। ये रहा, ओके, एंड हियर। अब आपको दिख जाएगा सही से, ये देखो। हाँ जी, इंपॉर्टेंस और नीड्स। अगर नीड का भी क्वेश्चन आ जाए, इंपॉर्टेंस का भी आ जाए, तो आप ये 5-6 पॉइंट्स लिख सकते हो। फर्स्ट क्या है? हेल्प्स इन डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस के लिए हमें स्टाफिंग करना पड़ता है। और
कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए हमें क्या करना होता है, स्टाफिंग करना होता है। रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्टाफिंग। कौन सा रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। और साथ में जॉब सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करने के लिए भी हमें स्टाफिंग करना पड़ता है। उसके बाद जो टॉपिक नंबर 3 है ये कट गया है, ये दोनों बड़ा आसान टॉपिक था, आप खुद भी लिख सकते हो। स्टाफिंग क्यों जरूरत पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंस है भाई साहब, आपको सर्वाइवल एंड ग्रोथ करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। साथ साथ में बोलो या फिर आप लिख सकते हो, परफॉर्मेंस को बढ़ा करना है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, हायर परफॉर्मेंस, और कॉम्पिटेंट पर्सनल को फाइंड करना, डिस्कवरी करना, राइट। और जॉब को सेटिस्फैक्शन के लिए हमें इंप्रूव करना। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। जो आपका प्रोसेस है, स्टाफिंग के प्रोसेस है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें टॉपिक। स्टाफिंग के प्रोसेस, इसी में आता है क्या, देखो, एस्टिमेटिंग द मैन पावर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। कहने का मतलब जो हमने स्टाफिंग पढ़ा है ना जो हमने स्टाफिंग पढ़ा है, इसका प्रोसेस क्या है, मतलब कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो देखो भाई, ध्यान से सुनना। अगर ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम दी मैनेजर, हम सभी लोग क्या हैं बताओ जरा, हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हम सभी लोग मैनेजर हैं। अब मैं मैनेजर हूं इस कंपनी का, एबीसी लिमिटेड है। अब मुझे बहुत सारे क्या चाहिए, बहुत सारे इंप्लॉइज चाहिए, बहुत सारे, भाई मेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई एम दी मैनेजर, तो काम कराने के लिए बहुत सारे इंप्लॉइज चाहिए, राइट। वी नीड इंप्लॉइज, ढेर सारा इंप्लॉइज। तो अब बताओ, ये पूरा पब्लिक है, मार्केट में बहुत सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, सबके पास क्वालिफिकेशन है। अब ये सभी लोग मेरे पास जॉब मांगने आएंगे, तो मैं क्या सभी को जॉब दे दूंगा, बताओ जरा, नहीं ना। मतलब कि मुझे किसको किसको जॉब देना है, कैसे कैसे मैं लोगों को अपने कंपनी में हायर करूंगा, यानी कि जॉब दूंगा। तो इसका एक कोई प्रोसेस होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टाफिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। मतलब समझ में आता है, हमें जिस हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन होएगा या कंपनी होगा, उस हिसाब से हमें कितने मैन पावर की जरूरत है, हम पहले एस्टिमेट करेंगे कि भाई अगर मेरे को 10 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है तो हमें कितने लेबर चाहिए, अगर मुझे एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें कितने इंप्लॉइज की जरूरत है, कितने स्टाफ की जरूरत है, कितने मैन पावर चाहिए, कितने लोगों की जरूरत है। अगर मुझे सपोज सिंपल सिंपल 100 टी शर्ट्स का प्रोडक्शन करवाना है तो मुझे कितने लोगों की आवश्यकता है अपने कंपनी में, समझ में आई बात है। तो पहले हम एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, कि कितनी मैन पावर की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। समझ में आई बातें, ये पॉइंट बताओ। यहाँ पे दो दो लाइन पढ़ा भी देता हूँ एनसीईआरटी से, देखो जरा। हाँ जी, थर्ड पॉइंट डिलीट हो चुका है, ये सारे डिलीट है, ये थर्ड पॉइंट जो है ये सारा डिलीट है। यहाँ से थर्ड पॉइंट था स्टाफिंग एज एचआरएम, तो ये आपका डिलीट हो गया है, एचआरएम वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो आपका जो टॉपिक रह जाता है स्टाफिंग प्रोसेस, यहाँ से स्टार्ट है। पेज नंबर जो भी आपका, पेज नंबर 145 है आई गेस, राइट, यस 145। तो एज यू आर नाउ अवेयर, द prime concern of a staffing function in the management process is timely fulfillment of the manpower requirements within an organization. The requirements may arise in case of starting a new business or expanding its existing one, and they may rise a matter of need for replacing those who quit, retire, or are transferred or promoted from or are fired from the job. कहने का मतलब देखो, अगर न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू कंपनी है, तो हमें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है, कितनी जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो कोई ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रही है, मतलब 2 ब्रांच 4 ब्रांच और नए ऑफिसेस खोलती है, तो भी उसको और नए पर्सन्स की या नए ह्यूमन की, नए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तीसरा कंडीशन, अगर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, जो बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर्ड वाले जो पर्सन हो जाते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग का टाइम वो हो जाता है, मतलब 60 साल 62 साल हो गए तो रिटायरमेंट का एज हो गया, तो रिटायर हो गए, तो उनकी जगह पे नए भर्ती करना, नए जॉब क्रिएट करना, जो जॉब छोड़ के चले गए उनकी जगह पे दूसरे लोगों को हायर करना, और कुछ लोगों को हम खुद ही क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं एक जगह से दूसरे ब्रांच में, तो उसका जो जगह खाली होता है तो उसकी जगह पे लोगों को हायर करना, उनको जॉब देना। तो इन सब चीजों के लिए हमें स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ना है। तो इसका प्रोसेस मतलब कि हायर, यानी कि लोगों को कैसे हम जॉब देंगे, ये चीज हमें इसमें पढ़ना है, दैट इज प्रोसेस। अब आगे क्या बोला है, व्हाट फॉलो इन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस
ऑफ द अबव स्टेज इज, जो सबसे पहला जो प्रोसेस रहेगा आपका, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बस आपको रीड करा देता हूँ। You are aware that while designing the organizational structure, we undertake an analysis of the decision and the decision-making levels, activities, as well as relationship among them, with a view to evolving the horizontal and vertical dimensions of the structure. Thus, various jobs positions are created. Clearly, performance of each job necessity the appointment of a person with a specific set of education, qualification, skills, prior experience, and so on. भाई उनके क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, प्रायर एक पीछे का जो एक्सपीरियंस है, कोई और जगह पे काम कर रहा होगा तो कितना एक्सपीरियंस है, इन सब चीजों को देख के, समझ में आई बातें? ये सारी चीजें हमें क्या करना है, देखना है, वाइल व्हाट, वाइल सेलेक्टिंग दी ह्यूमन और फॉर दी जॉब, या यू कैन से फॉर राइट जॉब, राइट पीपल फॉर राइट जॉब। तो पहले तो हमें एस्टिमेट करना है कि भाई हमें कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, राइट। सेकेंड जो आता है आपका, वो आता है रिक्रूटमेंट। अब अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि हमें 100 लोगों की आवश्यकता है अपने कंपनी में, या 50 लोगों की आवश्यकता है, तो हम सेकेंड अब रिक्रूटमेंट का काम करेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट में भी डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and simultaneously them to apply for jobs in the organization। सर्च करो इंसान को और उसको जॉब दे दो। The information generated in the process of writing the job descriptions and candidate profile may be used for the developing of situation vacant advertisements. The advertisement may be displayed on the factory gate, office gate, else it may got published in the print media, फ्लैश, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कहने का मतलब रिक्रूटमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं। आज के डेट में एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ दे सकते हैं? टीवी पे, ठीक है, ऑनलाइन, आजकल वेबसाइट पे, इंटरनेट पे, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट देना। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अपने ऑफिस के गेट के बाहर लगा सकते हैं कि हमें इतने लोगों की जरूरत है, ये इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए। हम अपने फैक्ट्री का जो गेट होता है, ऑफिस का गेट अलग होता है, फैक्ट्री का गेट अलग होता है, वहां पे हम रेडियो पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा आजकल तो प्रिंट मीडिया जो है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में, या फिर कह सकते हो ऑनलाइन, इंटरनेट पे आज के डेट में सबसे ज्यादा जो है, जैसे भाई वैकेंसीज जो निकलती हैं, समझ में आई बात है ना? वैकेंसीज जो निकलती है, एसएससी और जो भी जॉब्स वगैरह निकलता है, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, समझ में आई बातें? दैट इज कॉल्ड व्हाट? एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है हमें लोगों को रिक्रूट करने के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्या? This steps involve locating potential candidates for determining the sources of potential candidates. In fact, there are a large number of recruitment avenues available to a firm, which would be discussed later when we talk about various sources of recruitment. The essential, आगे हमें sources of recruitment भी पढ़ना है। एक internal source होता है, एक external source होता है। internal कंपनी के अंदर का ही, external क्या होता है? बाहर से जब हम नए लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो देयर आर रिक्रूटमेंट सोर्सेज वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर्स। अभी हम एक दो टॉपिक के बाद अभी हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये था हमारा रिक्रूटमेंट। फिर उसके बाद होता है सिलेक्शन, कि भाई साहब जब हमने एडवर्टीजमेंट वगैरह दे दिया, हमने जॉब के लिए प्रिंट मीडिया में सब जगह पे, ये रहा ना, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स होता है, तो जगह जगह हमने एडवर्टीजमेंट कर दिया कि भाई हमें 100 लोगों की जरूरत है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए, अगर एक्सपीरियंस वाला होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। इस टाइप से हम क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज देते हैं। जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स वगैरह का जो वैकेंसी निकलता है, उसमें लिखा होता है ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतने परसेंटेज होने चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए। आ रहा बात नहीं ना? तो ये चीजें होती है रिक्रूटमेंट में। फिर सिलेक्शन का मतलब होता है जब हमारे पास एप्लीकेशन आ जाता है, सभी लोगों को जब हमने एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता दिया लोगों को कि भाई हमें इतनी जरूरत है, तो वो लोग सब अप्लाई करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए। फिर हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि भाई इस पर्सन को लेना है, इस पर्सन को छांट देना है, हटा देना है। वो सिलेक्शंस का क्राइटेरिया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से क्या करती है, रखती, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, सिलेक्शन इज अ process of choosing from among the pool of prospective job candidates developed at the stage of recruitment। रिक्रूटमेंट के वक्त जो हमने कैंडिडेट से, हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस वगैरह आया है, राइट, उसमें से हम उसमें से छांटते हैं और सिलेक्ट करते हैं। इवन इन केस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स वेयर द choice space is very narrow, the rigor of selection process serves two important process. First is it ensures that the organization get the best among available, and second, it enhances the self esteem and prestige of those selected and conveys to them the seriousness with which the things are done in the organizations, right or not? So selection, simple, you can easily write in your own words. Selection simply means
कि जो भी हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया, जो भी हमने एडवर्टीजमेंट दिया, तो आउट ऑफ दैट वी विल सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। एंड द फोर्थ हमारा प्रोसेस जो है वो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन तो कह रहा है क्या, ज्वाइनिंग अ जॉब मार्क द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन of employee at the workplace. The employee is given a brief presentation about the company and introductions to his superiors, subordinates, and the colleagues. He is taken around the workplace and given the charge of the job for which he has been selected. This process of familiarization is very crucial and may be lasting. सिंपल अगर मैं बोलूँ ना, देखो भाई, जानबूझ के मैं कुछ लाइनें एनसीईआरटी की बुक का पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे जो है एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ते हैं, कई लोग पढ़ रहे होंगे तो साथ में उनका सेल्फ स्टडी भी हो जाएगा। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट, ताकि कंटेंट जो है इसी से मिले। इसी टाइप के लाइन जब आप अपने आंसर्स में लिखोगे अपने एग्जाम में तो आपका नंबर ज्यादा आएगा इन कंपेरिजन टू अदर। तो इसलिए मैं कुछ लाइनें पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको कुछ ना याद भी हो ना तो आप अपने वर्ड्स में भी आंसर जो है लिख के आना, छोड़ना मत कुछ भी। समझ में आई बात है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सिंपल मतलब है वही, जब आप सिंपली सोचो, ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं स्टाफ को सिलेक्ट कर लूंगा, इंप्लॉइज को जब सिलेक्ट कर लूंगा, कैंडिडेट जब मैं सिलेक्ट कर लूंगा, राइट, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको जॉब असाइन करूंगा कि भाई तेरे को इस जॉब के लिए सिलेक्ट करा है, ये ले, तेरे ये कलीग्स है, तेरे ये पार्टनर्स लोग हैं, तेरे ऑफिस के साथ में जो तेरे साथ के ग्रुप में काम करेंगे ये 5-6 है, राम मोहन श्याम, इंट्रोड्यूस करा दूंगा और बोलूंगा कि तेरे को ये काम दिया गया, ये काम करना कल से। दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। मतलब कि उसको काम समझा देना और सारे हैंड ओवर कर देना काम का, फाइल वगैरह। समझ में आई बातें? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेस कर देना, उसको प्लेस कर दिया भाई जिस जॉब के लिए उसको हायर किया है वहां, राइट, और इंट्रोड्यूस करा देना उसके सबऑर्डिनेट से, उसके कलीग से और उसके सुपीरियर पर्सन से कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तेरी अथॉरिटी रहेगी और तेरे साथ में ये लोग काम करेंगे। दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ये लो यहाँ पे बना हुआ भी है, ये ऑफिस का कुछ, हाँ, समझ में आई बातें? इसके बाद आ जाओ जी, फिफ्थ है क्या, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, सब में नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता भी है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। पहले हमने क्या किया, एक तो एस्टिमेट किया कि हमें कितना मैन पावर चाहिए, फिर हमने सिलेक्शंस करा, राइट, सिलेक्शन से पहले हमने रिक्रूट करा, रिक्रूट के बाद सिलेक्शन। भाई जल्दी से बताओ, 4 हमने पढ़े। सबसे पहले एस्टिमेटिंग दी मैन पावर, ठीक है, एस्टिमेट करना कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड हमें क्या करना है भाई, एडवर्टीजमेंट देना, मतलब कि रिक्रूट करना। थर्ड हमें उसमें से सिलेक्ट करना, ठीक है। फोर्थ सिलेक्ट करने के बाद हमें उसको असाइन कर देना, जॉब वगैरह दे देना, दैट मींस कि हम उसको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कर देते हैं। और फिफ्थ, प्लेसमेंट के बाद फिफ्थ क्या होता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। जो उसको काम दिया जाता है ना, जिस पर्सन को हमने हायर किया है, तो कुछ ऐसे काम होते हैं बिना ट्रेनिंग किए हुए, जैसे बैंक का जॉब अगर आप करने जाते हो ना, जितने भी बैंक में क्लर्क, मैनेजर, स्टाफ वगैरह जिनको हायर किया जाता है, जो कैशियर वगैरह होता है, जब कभी बैंक गए होंगे तो। एक चीज बताओ भाई, इस क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो बैंक अभी तक नहीं गए हैं, कोई बताओगे? और कौन कौन है जो बैंक गया है, कभी भी गया हो अपने माता पिता के साथ या अकेले किसी भी काम के लिए? जल्दी से बताओ एक बार, कौन कौन से हैं जो बैंक गया है? हाँ जी बोलो जरा, फिर मैं समझाता हूँ इस टॉपिक को। रिप्लाई करो जी, कोई ऐसा भी है जो बैंक नहीं गया हो? जल्दी से रिप्लाई करो। ओके, आलोक, अभिषेक, आलोक गए हैं सर। राहुल राज का भी आगे रिप्लाई, ओके। और कोई? पल्लवी का गए हैं सर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये भी बताओ किन किन लोगों का बैंक अकाउंट है, किनका किनका नहीं, किसी भी बैंक में? है सर, पल्लवी का भी जवाब है, ओके। और कोई ऐसा भी है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है? मेरा है, आलोक राज का भी है, वेरी गुड। जिसका नहीं है, नालायक, अकाउंट खुलवा लो। सुरभि का भी है सर, बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छी बात। एक अकाउंट होना चाहिए, और आज की डेट में आप स्कूल लाइफ में हो ना, तो बढ़िया अकाउंट खुलता है, स्टूडेंट अकाउंट, जिसमें कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए मैंने बता दिया। और कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो नालायक अकाउंट तो होना ही चाहिए, राइट और नॉट? सेविंग अकाउंट, राहुल राज का भी है, नहीं है सर, नालायक राहुल, अकाउंट खुलवा लेना, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो भाई साहब अकाउंट तो होना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो उसमें चेकबुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, ये अपने आप सारी चीजें आ जाती है। तो जैसे ही 11th क्लास में बच्चा आता है ना, 10th से पास करके, तो हमसे जो भी अकाउंट्स पढ़ता है, मतलब कॉमर्स का जो बच्चा होता है, तो हम तो कहते हैं भाई साहब जल्दी से जा बैंक में और अकाउंट ओपन करा, बस स्कूल का आई कार्ड ले जाना होता है और आपका अकाउंट खुल जाता है। ऑफकोर्स आधार नंबर भी चाहिए होता है, राइट। तो उससे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। वो इसलिए बता रहा हूँ, देखो जब आप बैंक में गए होगे ना,
तो जितने भी स्टाफ होते हैं ना, तो सभी बैंक के स्टाफ को जनरली जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि कैसे कैसे काम कराना। और दूसरे कंपनी में कई बार जाते हैं, कुछ ऐसी भी कंपनी है जहां पे डायरेक्ट गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, डायरेक्टली जॉब करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बैंक वाले लोगों को इवन जो है स्टार्टिंग में भी ट्रेनिंग दिया जाता है, और कई बार जब कुछ चीजें सॉफ्टवेयर वगैरह में चेंजेस आता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम करते हैं ना ज्यादातर लोग बैंक में, तो उनको फिर टाइम टाइम पे 7 दिन का 5 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट। तो कई बार स्टाफ को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो ट्रेनिंग भी देना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को। जो स्टाफ को हायर किया है उस स्टाफ को जो मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेनिंग भी देता है काम करने से पहले, और कई बार बीच में भी, राइट, टाइम टू टाइम। तो कह रहा है व्हाट पीपल सीक इज नॉट सिंपली अ जॉब बट अ करियर। तो इवन वन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइज टू द टॉप। The best way to provide such an opportunity is to facilitate employee learning. Organizations have either in-house training center or have forced alliance with the training and education institution to ensure continuing learning of the employee. इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनाइजेशन में कई बार वो जो ट्रेनिंग देते हैं ना, उनके इंटरनल भी होते हैं। इंटरनल इंटरनल कहने का मतलब उनके पास खुद ही ट्रेनिंग सेंटर होता है। उनके उनके ऑर्गेनाइजेशन में अलग से एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, या तो वहीं पे ट्रेनिंग दे देते हैं अपने एम्प्लॉय को, या फिर कई बार क्या करते हैं अपने खर्चे पे आउटसोर्स कर देते हो, कहते हैं ये फलाना फलाना इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जाके 5 दिन की ट्रेनिंग करके आओ। हमने उस इंस्टीट्यूट को बता रखा है कि ट्रेनिंग में क्या सिखाना है क्या नहीं, हमने पैसे दिए हुए। तो कई बार वो क्या करता है, उनके पास खुद की फैसिलिटी होती है, इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर होता है, या फिर कई बार जो क्या करते हैं अलायंस कर रखे होते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से, तो वहां से भी वो ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग दिलवाते हैं अपने इंप्लॉयज का। फिर कह रहा है दी ऑर्गेनाइजेशंस टू बेनिफिट इंटर इफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इज हाई देयर कॉम्पिटेंसीज आर स्ट्रेंथन। कहने का मतलब क्या है ना, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों कराया जाता है, ताकि भाई जाहिर सी बात है, बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, बिजनेस का काम जो है काफी एफिशिएंटली तरीके से हो, राइट। ट्रेनिंग वगैरह देने से बंदा मोटिवेट हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, तो अपना पूरा जो है ज्यादा 100% देता है वो काम पे, राइट। तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेटली बेनिफिट ही होता है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इतने खर्चे करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज पे, नहीं तो वो क्यों करता, राइट और नॉट। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाओगे ना, तो टी ब्रेकफास्ट ये सारी चीजें, लंच वन सब प्रोवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है ये सब चीजें, ये सारी चीजें खर्चे जो है ऑर्गेनाइजेशन बियर करता है। क्यों? क्योंकि इन सबसे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है, क्योंकि ये सब चीजें देने पे क्या होता है, एम्प्लॉइज और अच्छे से मेहनत करके काम करता है, राइट। उसको ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, तो मोटिवेटेड रहता है, हमेशा रिफ्रेश रहता है, और पूरे एनर्जी के साथ काम करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल या ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फुलफिल होता है, अचीव होता है। समझ में आई बातें? उसके बाद है क्या, प्रोसेस के आगे 6 जो प्रोसेस और 7 जो प्रोसेस है। तो 6 प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हमें फटाफट 2-4 लाइनें रीड कर लेते हैं। आफ्टर द एम्प्लॉइज हैव अंडरगॉन अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड दे हैव बीन ऑन द जॉब फॉर सम टाइम, देयर इज अ नीड टू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस। भाई साहब, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब उनके परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे, एज अ मैनेजर इवैल्यूएट करेंगे कि भाई उनको हमने हायर तो कर लिया, सिलेक्ट तो कर लिया, काम तो क्या कर दिया, उनको दे दिया, राइट, असाइन कर दिया काम, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी दे दिया। क्या वो एम्प्लॉय, क्या वो स्टाफ जो है अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या हमारा जो हमने उसको टारगेट दिया है वो पूरा करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हम ये इवेल्युएट करेंगे उसका परफॉर्मेंस। All organizations have some formal and informal means of appraisal their employees performance. Performance appraisal means evaluating an employee's current and or past performance as against certain predetermined standard। कि भाई हमने उसको काम असाइन किया था कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर मान लो इतने सामान बना के रेडी कर देना है, तो अब 1 महीने बीतने के बाद मैं उसका चेक करूंगा कि हाँ उस बंदे ने इतना काम कर दिया या नहीं कर दिया, उसका इवेल्युएट करेंगे हम परफॉर्मेंस, जो हमने पहले से सेट स्टैंडर्ड कर रखा था उसी के अकॉर्डिंग उसने काम करके दिया है या नहीं दिया। आगे है the employee is extended to know what the standard are and the superior is to be provide the employee feedback on his or her performance. The performance appraisal process therefore will include define the job appraising performance and providing feedback, साथ में feedback लेना। And the last process of staffing is प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। भाई साहब, अगर जो जो बंदा सही से काम करेगा, ठीक है, बढ़िया काम करके देगा, टाइम पे काम पूरा करके देगा, तो हमें क्या करना चाहिए, एज अ मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वी विल प्रमोट, या हम उसको प्रमोशंस भी देंगे। प्रमोशन इन द सेंस हम उसकी सैलरी बढ़ा सकते हैं,
उसका प्रमोशन करके छोटे मैनेजर से हायर मैनेजर, बड़ा मैनेजर बना सकते हैं। तो दीज काइंड्स ऑफ प्रमोशंस गिवन बाय द मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन टू एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉइज, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बाद ये चीजें हमें करना होता है, हमें मतलब कि मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टू एड्रेस career related issues and promotion avenues for their employees. Managers need to design activity to serve employees long term interest also. They must encourage employees to grow and realize their full potential. Promotion are an integral part of employees career, क्योंकि भाई पता है क्या, अगर आप प्रमोशन वगैरह नहीं दोगे, उसका सैलरी नहीं बढ़ाओगे एवरी ईयर, राइट, एवरी ईयर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एवरी ईयर सैलरी बढ़ाते हैं अपने एम्प्लॉइज का, नहीं तो क्या करेगा, वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा दूसरे जगह पे, क्योंकि भाई उसको बेटर करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वो कहेगा 4 साल 5 साल काम किया, मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, मेरे को प्रमोशन नहीं दे रहा है, मेरे को तो अच्छा पोस्ट भी तो चाहिए साथ साथ में। ऐसा थोड़े कि जब मैं पहली बार आया था जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे पूरा जिंदगी भर रहूंगा, नहीं ना। तो इसीलिए प्रमोशन देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉइज को परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन भी देता है। प्रमोशन मतलब सैलरी बढ़ाना या फिर उसको हायर पोजीशंस पे देना, ये सारी चीज। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय जो है इंकरेज होता है और उसको सेफ्टी फील होता है, उसको अपने करियर के बारे में चिंता जो है दूर हो जाती है। वो कहता है हाँ भाई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में तो करियर बना रहेगा। जैसे कि जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जनरली क्या होता है, जब गवर्नमेंट नौकरी मिलता है तो ज्यादातर लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अरे अब तो मेरा करियर सेट है, मतलब कि मेरे को प्रमोशन भी मिलता रहेगा, मेरे को सैलरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी से कोई मेरे को निकालेगा भी नहीं। तो ये चीजें होती है, वो मोटिवेट हो जाता है, फिर उस हिसाब से काम करता है। दे रेफर to being placed in position of increased responsibility. They usually mean more pay, responsibility and job satisfaction। मतलब ज्यादा पे मिलेगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी और ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इन सब चीजों के लिए हमें प्रमोशन देना होता है। एंड द लास्ट वन इज एट पॉइंट और एट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब सिंपली भाई काम करने के बदले में उसको क्या देना है, सैलरी वगैरह, सैलरी बोनस, कहने का मतलब रेम्यूनरेशन देना, राइट। तो क्या क्या कंपनसेशन देगा, तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बदले। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टैब्लिश वेज सैलरी प्लान फॉर देयर एम्प्लॉइज। There are various ways to prepare different pay plans depending on worth of the job. Basically, the price of the job needs to be determined. Compensation therefore refers to, यहाँ पे लिखा हुआ है compensation का मतलब क्या है, compensation therefore refers to ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड गोइंग टू एम्प्लॉय। चाहे कोई भी फॉर्म हो, या तो जो कैश में दे रहे हो वो भी, फैसिलिटी का मतलब कई बार हम कैश के अलावा उसको बेनिफिट देते हैं, कार की फैसिलिटी, हमारे यहाँ काम करेगा तो भाई देख हमारे टाटा में काम करेगा तो टाटा की बसें चलती है यहाँ से यहाँ सपोज, तो तेरे को हम क्या करेंगे इसमें फ्री देंगे। अगर मान लो तू पायलट है, ठीक है, एयर इंडिया का सपोज, तो कई बार होता है कुछ लोगों को नहीं देते, कुछ लोग को देते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कंपनसेशन, डिपेंडिंग ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने बोल दिया भाई यहाँ पे काम करेगा मेरे एयर इंडिया वाले प्लेन में एज अ पायलट या एज अ स्टाफ क्रू मेंबर, तो तेरा आने जाने का सारा खर्चा भी हम माफ करेंगे जब तेरे को आना होगा। हो सकता है तेरे के फैमिली मेंबर को भी हम माफ कर दे, राइट, और तेरे को सैलरी कैश में इतने देंगे, अलग बेनिफिट इतने देंगे। तो वो सारे के सारे जो भी बेनिफिट्स मिल रहा है इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग कैश, वो सबको हम कंपनसेशन कहते हैं, राइट। It may be in the form of direct financial payment like wages, salaries, incentives, commissions, and bonuses, and indirect payments like employer paid insurance vacancy। कई बार इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीजें हम उसको करा देते हैं अपने एम्प्लॉय का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है। कई बार क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी, नाम सुना होगा भाई, कुछ भी तबीयत खराब हुई या कुछ भी, तो हमने हॉस्पिटल में जाया, हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करा लिए, दवाइयां ले लिया और बिल जो है अपने कंपनी को दे देते हैं, तो वो हमें उतना पैसा वापस कर देता है, दैट इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट। तो वो भी एक तरीके का फैसिलिटी, राइट, तो वो भी एक तरीके का कॉम्पनसेशन है। तो दीज आर दी टोटल 8 पॉइंट्स, दैट इज प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। क्या क्या प्रोसेस था जरा जल्दी से बताओ। रेस्ट पीसी, प्रोसेस का मतलब है रेस्ट पीसी, रेस्ट 3 पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर है, उसको रेस्ट करा दो, हाँ जी, बहुत टाइम उसको यूज करोगे तो उसको रेस्ट की भी जरूरत है, राइट। तो आर फॉर व्हाट, रिक्रूटमेंट, आर फॉर रिक्रूटमेंट, रेस्ट पीसी, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पर रहते। तो एक हमने सबसे पहले तो एस्टीमेट, इसका तो डायरेक्टली भी ऐसे याद कर सकते हो, बिना शॉर्ट की के भी आप याद रख सकते हो। सबसे पहले हमें मैन पावर की कितनी जरूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसे एस्टिमेट करेंगे, फिर हम रिक्रूट करेंगे, फिर हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे। रिक्रूट का मतलब सिंपली एक वर्ड में लिख सकते हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह देना न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, रेडियो पे, टेलीविजन पे कि हमें इतने लोगों की जरूरत है, राइट,
इस जॉब के लिए जरूरत है, ये उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन के बाद उसको प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट का मतलब उसको जॉब दे देते हैं, यहाँ भाई ये तेरा जॉब है, ये तेरा ड्यूटी रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये तेरे को काम करना है, और उसके ग्रुप मेंबर से मिला देते हैं, मैनेजर से, एम्प्लॉय से, सबऑर्डिनेट से और सुपीरियर से। फिर उसको हमें ट्रेनिंग भी देना पड़ता है कई बार कुछ कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब कि उसको चेक करते रहना है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस एंड करियर प्लानिंग, मतलब कि उसको प्रमोशंस वगैरह हम देते रहते हैं, परफॉर्मेंस में प्रमोशंस वगैरह देते रहते हैं, और साथ में लास्ट में हमें उसे कंपनसेशन भी देना होता है अकॉर्डिंग टू दियर जॉब। जिसका जैसा काम होता है उसके हिसाब से उसको हमें कंपनसेशन मतलब सैलरी पेमेंट हमें देना पड़ता है। ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स, बेनिफिट, चाहे वो कैश में हो चाहे वो बेनिफिट्स हो, कोई सी भी चीज हो। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आया है नहीं है, बताओ जल्दी से बताओ। हमने 3 टॉपिक्स कर लिए, 3 पॉइंट्स कर लिए हैं, रिमेनिंग सिर्फ 3 ही बचा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा होगा। इसी में आएगा इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। ये बड़ा आसान है, और ये है आसान। 5वां जो टॉपिक है ना, आप खुद भी लिख सकते हो बिना पढ़े भी, अभी आपको दिखाऊंगा। सिलेक्शन भी आसान है, ट्रेनिंग भी आसान है। तो इसमें जो प्रोसेस था ना, तो प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस है, ठीक है, सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला, ये तीनों को अलग से पॉइंट बनाया हुआ है और ब्रॉड वे में समझाया हुआ है। हाँ जी, बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई परेशानी। और ये 2 लाइन तब तक लिखना है, लिखो जरा, 1 मिनट देना, मैं थोड़ा सा पानी ले आता हूँ। हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ तो बताओ जल्दी से, फटाफट, बस 1 मिनट देना। बोलो भाई बोलो, सभी लोग जल्दी से, मैं सुन रहा हूँ सभी की बातें। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, रिप्लाई करो फटाफट जल्दी से। हाँ जी, रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ओके, नो, नहीं सर, नहीं सर, वेरी गुड, आ गया। आलोक का भी, राहुल राज का भी, हाँ जी। सुरभि का नो सर। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना सारी चीजें। चलो जी, चलो, वेरी वेरी गुड। अब देखो, यहाँ के बाद का जितना भी टॉपिक है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक नंबर 5, 6 और 7 है आपका इस चैप्टर का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है टॉपिक नंबर 5, 6 एंड 7, और सबसे आसान भी है। जब मैं बात करता हूँ रिक्रूटमेंट का, तो रिक्रूटमेंट की बात करूंगा ना, तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है ना, कि 2 सोर्सेज होते हैं। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ध्यान से सुनना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग फोकस करेंगे ध्यान से। सबसे पहला जो होता है इंटरनल सोर्स होता है, और जो दूसरा जो होता है वो होता है एक्सटर्नल सोर्स। सबसे पहला जो होता है इंटरनल सोर्स, और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सटर्नल सोर्स। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या करना है भाई, लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को सिलेक्ट करना, याद है ना। तो रिक्रूटमेंट करने के 2 तरीके, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। तो सबसे पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स का मतलब समझना ध्यान से। इंटरनल जब मैं बात करूँ ना, तो अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस के स्टाफ से सिलेक्शन करना। क्या कह रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ जी, तो ध्यान से आओ यहाँ पे। एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, ऊपर भी पढ़ा था, दोबारा पढ़ाते हैं। रिक्रूटमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर द जॉब और अ फंक्शन। इट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिक्रूटमेंट। और कैसे कैसे करना है, तो इसने बोला है advertising is common part of recruitment process and can occur through several means, through newspaper, using newspaper dedicated to job advertisement। एक ना न्यूज़पेपर आता है, उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। क्या आपको पता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर? इसको हिंदी, इसका इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है। हिंदी में इसका नाम होता है रोजगार समाचार। रोजगार समाचार, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज का ही खबर रहता है, और ये सरकारी न्यूज़पेपर एक तरीके से। ये साप्ताहिक है, वीक में एक ही बार निकलता है। अभी तो इसकी कीमत शायद 8 रुपए है, ठीक है। और इसमें जितने भी सरकारी, प्राइवेट, तो मोस्टली जो सरकारी वाले नौकरी होती है सारे इसमें आते हैं एडवर्टीजमेंट में। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, मेडिकल, प्रोफेसर, लेक्चरर, जितने भी है, बैंकिंग, सबका इसमें जॉब का नोटिफिकेशन आता है। ये वीकली आता है। तो इस पेपर को लेना चाहिए जो भी लोग जॉब वगैरह में करना चाहते हैं आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, राइट। तो ये भी पेपर पढ़ना चाहिए, राइट और नॉट। तो ये कह रहा है एडवर्टीजमेंट एक कॉमन
क्या होता है, पार्ट है रिक्रूटमेंट का। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, न्यूज़पेपर के थ्रू भी होता है, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी, उसी को प्रिंट मीडिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, टीवी पे भी ऐड चलता है, यूट्यूब पे भी ऐड चलता है, आजकल इंटरनेट पे भी चलता है, सब जगह पे, फेसबुक ये वो सब जगह पे, राइट। तो ये चीजें, तो इसके थ्रू करना चाहता है। अब आते हैं यहाँ पे क्या, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मैंने बताया, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। अब जब मैं इंटरनल की बात करूं ना, तो इंटरनल में जरा ध्यान से सुनना, इंटरनल में क्या होता है, टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज इंटरनल रिक्रूटमेंट, नेमली ट्रांसफर एंड प्रमोशंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखना, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इंटरनल सोर्स जो होता है ना, वो होता है ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ट्रांसफर एंड प्रमोशन, दीज टू सोर्सेज आर नोन एज इंटरनल सोर्स, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इसका मतलब क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? हाँ जी, एनीवन हु कैन explain what do you mean by transfer and promotion? Yes, anyone tell me what do you mean by transfer and promotions? कोई बता सकता है? Tell me anyone, what is the meaning of transfer and, हाँ जी, and promotion? अभी प्रमोशन का तो अभी भी बताया भी था। हाँ जी बताओ, ट्रांसफर एंड प्रमोशन बताओ जी, बताओ। कोई है जो एक्सप्लेन कर दे, या मैं समझाऊं? जल्दी से बोलो तो फटाफट मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया है। बताओ भाई बताओ जल्दी से। Transfer means his working place will only change, not his job. Okay. Transfer involves shifting of an employees. Very good, Survi and Pallavi. बाकी लोग भी रिप्लाई करो थोड़ा थोड़ा। From one job to another. Very very good. सही बात है, एकदम सही बात है। इसको इंटरनल सोर्स क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा? इसको इंटरनल सोर्स क्यों कहा जाता है, ट्रांसफर को और साथ साथ में प्रमोशन को? देखो तो ध्यान से सुनो जरा। अगर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, समझे ये बातें? तो हमारे पास बहुत सारे, सपोज पहले से एम्प्लॉय ABCD। अब बैंक की ही बात कर ले, सपोज ये है बैंक, ये है SBI का बैंक, सबसे बड़ा बैंक हमारे इंडिया का, बड़ा इन द सेंस सबसे ज्यादा ब्रांच है इसके SBI, और सबसे बड़ी बैंक है, सरकारी बैंक है SBI। मान लो ये जो बैंक है, ये किसी, ये एक ब्रांच है, इसका एक दूसरा ब्रांच अलग है। सपोज यदि एक ये भी ब्रांच है SBI का, ये एक जगह पे, ये दूसरे जगह पे, ये मान लो कोलकाता में, ये मान लो दिल्ली में। वैसे तो स्टेट के अंदर भी कई सारे होते हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में भी कई सारे ब्रांचेस होते हैं, मान लेते। तो हमने ए को क्या किया, यहां से कहा कि चल भाई यहां से तेरी छुट्टी, अब आज से तू इस वाले ऑफिस में काम करेगा SBI का। तो ये पहले भी SBI का ही स्टाफ था, अभी भी SBI का ही स्टाफ रहेगा, बस हमने इसको ट्रांसफर कर दिया एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सेम कंपनी के अंदर, सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर, सिंपल सिंपल बात। प्रमोशंस का मतलब क्या हो जाता है, प्रमोशन में आप ये कह सकते हो, अगर कोई डी है तो ये पहले क्या था, ये सपोज ये क्लर्क था, बैंक की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, बैंक में बड़ा आसानी से समझ सकते हो। बैंक में जो क्लर्क होता है उसको प्रमोशन होके PO बनाया जाता है, फिर PO से प्रमोट करके वो मैनेजर बनता है, फिर मैनेजर से और कई टाइप के मैनेजर होते हैं, सीनियर मैनेजर, ज्वाइंट मैनेजर, ये फलाना ढिमकाना, ब्रांच मैनेजर, फिर होता है स्टेट वाइज मैनेजर, फिर होता है ऑल ओवर इंडिया वाइज मैनेजर, राइट, रीजनल मैनेजर, इस टाइप से होता है। तो प्रमोशन का मतलब छोटे से बड़े पोजीशन पे देता रहना। तो प्रमोशन से क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है जॉब, साथ साथ में उनकी सैलरी वगैरह भी इंप्रूवमेंट होते रहती। तो दिस इज कॉल्ड प्रमोशन एंड ट्रांसफर। तो अब मैं इसमें से दो दो लाइनें पढ़ा देता हूं, फिर आप आसानी से समझ जाओगे। तो इसको भी इंटरनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई ये है तो इसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ, इसी को आगे फर्दर प्रमोशन या ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको इंटरनल कहते हैं। इंटरनल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के स्टाफ को दोबारा हम क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं उसको। समझ में आई बातें? तो रिक्रूटमेंट के अंदर दिस इज व्हाट इंटरनल सोर्सेज। तो ट्रांसफर इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग of an employee from one job to another, one department to another, and from one shift to another shift। मॉर्निंग वाले शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट में कर देना, इवनिंग शिफ्ट से मॉर्निंग में कर देना, इस टाइप से, विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें हम उसका स्टेटस चेंज नहीं करते हैं, स्टेटस जो है ना उसका सेम रहता है, पहले भी क्लर्क था अभी भी क्लर्क रहता है। ट्रांसफर में पहले भी क्लर्क था, एक ब्रांच में दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर किया तो उसमें भी अभी भी क्लर्क ही है, लेकिन प्रमोशन में स्टेटस चेंज हो जाता है, ध्यान से पढ़ना।
Business enterprises generally follow the practice of filling higher jobs by promoting employees from lower jobs. भाई क्लर्क को पीओ बना दिया या मैनेजर बना दिया, पीओ को मैनेजर बना देना या क्लर्क को पीओ बना देना। आगे प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटी, स्टेटस और पे बढ़ा देना, सैलरी बढ़ा देना, फैसिलिटी उसको अच्छा और ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करा देना। दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। तो प्रमोशन इज वर्टिकली शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल। लेकिन ट्रांसफर क्या होता है, देखो भाई प्रमोशन और ट्रांसफर वी कैन से, अगर ये क्लर्क है तो इसको प्रमोट करके पीओ बना दिया, पीओ को प्रमोट करके मैनेजर बना दिया, राइट। तो ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल है। कौन सा? प्रमोशन इज वर्टिकल, याद रख लेना है। प्रमोशन जो है वर्टिकल है, लेकिन जब मैं बात करूंगा ट्रांसफर का, तो ट्रांसफर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हो। पहले एक ब्रांच में क्लर्क था, अब दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करके अभी भी वो क्लर्क ही है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसफर। तो प्रमोशन और ट्रांसफर, तो प्रमोशन वर्टिकल होता है, ट्रांसफर जो है हॉरिजॉन्टल। आप लिख सकते हो, दीज आर द लाइंस यू हैव टू मेंशन व्हेनेवर वी विल राइट योर आंसर। नाउ मेरिट्स क्या है इंटरनल सोर्सेज का, ध्यान से देखना, मेरिट्स और डिमेरिट्स होगा। मेरिट बताओ, जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में अपने स्टाफ को दोबारा से हायर कर रहे हैं तो पता है इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा तो मेरिट्स ये होता है, हमारा कॉस्ट कम लगता है, टाइम कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि भैया हमें एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी न्यूज़पेपर वगैरह में, राइट। अलग से उसको ट्रेनिंग वगैरह, अलग से स्टाफ का जो इंटरव्यू वगैरह, ये सब में भी तो टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और कॉस्ट भी सेव हो गया। तो दो सबसे बड़ा एडवांटेज आप अलग अलग दो पॉइंट लिख सकते हो, टाइम सेविंग प्रोसेस एंड कॉस्ट सेविंग प्रोसेस। और भी कई सारे हैं तो पढ़ो। इंप्लॉइज आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। साथ में क्या हो जाता है, अगर हम प्रमोशन देते हैं या ट्रांसफर देते हैं कई बार, वो तो उससे क्या हो जाता है, इंप्लॉय मोटिवेट हो जाता है, वो कहता है मेरे को तो प्रमोशन मिल गया। ट्रांसफर में भी अब जैसे जिसका घर जहाँ पे था, जो गांव में जहाँ पे उसने जन्म लिया, अब नौकरी कर रहा है किसी अदर स्टेट में, तो वहां से ट्रांसफर देकर उसको नजदीक में ला दिया गया, उसके स्टेट्स वाले में ला दिया, तो वो और खुश हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब प्रमोशन एट हायर लेवल may lead to chain of promotion at lower level in the organization. This motivates the employee to improve the performance through learning and practices. Employee work with commitment and loyalty and remain satisfied with the job. फिर second मेरे से क्या, internal recruitment also simplifies the process of selection and placement. The candidates that are already working in enterprises can be evaluated more accurately and economically. कहने का मतलब भाई अगर मैं बाहर के कैंडिडेट को हायर करता हूँ तो दिक्कत होती है, जब इंटरनल कैंडिडेट हायर करूंगा ना तो उसमें हम और अच्छे से उसको हायर कर सकते हैं, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस, उसकी सारी चीजें हमें ऑलरेडी, उसका एक्सपीरियंस, उसका पास डेटा हमारे पास रहता है, हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है कई सालों से, तो हमें अच्छे से पता रहता है, तो अच्छे से उसको ट्रांसफर या अच्छे से उसको प्रमोशन दे देते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग of employees to prepare them for higher job. Also people recruited from within the organizations do not need introduction training. कई बार उसको देखो, अगर मैं बाहर से हायर करता तो मुझे ट्रेनिंग देना पड़ता स्टाफ को, लेकिन अगर मैंने अपने, मान लो देखो, अगर मैं एक क्लर्क और नया हायर करता मार्केट से तो उसको ट्रेनिंग देता, पहले 7 दिन का 15 दिन का कंप्यूटर सिखाता, ये वो, तो उसमें खर्चे लगते, ट्रेनिंग में टाइम वेस्ट होता, ट्रेनिंग देना पड़ता, राइट। लेकिन जब मैं अपने ही बैंक के एम्प्लॉय को, स्टाफ को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया, मेरा ट्रेनिंग का खर्चा बच गया, ट्रेनिंग देना ही नहीं पड़ा, राइट। तो नो नीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है क्या, ट्रांसफर हैज द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्क फोर्स फ्रॉम दी सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। जाहिर सी बात है, अब मान लो 2 ब्रांच है, कई बार क्या होता है एक ब्रांच में ज्यादा स्टाफ है, वो बेकार पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, राइट, हमारे यहाँ पे वो एक्स्ट्रा स्टाफ पड़ा हुआ है, वो काम कर ही नहीं रहा, वैसे भी वो बैठा रहता है, एक्स्ट्रा है, तो हम उस एक्स्ट्रा स्टाफ को उस जगह पे ट्रांसफर कर देंगे जहां पे रिक्वायरमेंट है, जहां पे हमें लोगों की जरूरत ज्यादा है, वहां पे कम स्टाफ है और वहां पे लोग ज्यादा चाहिए, तो एक जगह से दूसरी जगह भेज दो। मतलब जहां पे एक्स्ट्रा है, सरप्लस से, सरप्लस का मतलब जहां पे एक्स्ट्रा फालतू हमारा एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट से शिफ्ट करके उस डिपार्टमेंट में भेज दो जहां पे हमें एम्प्लॉय का शॉर्टेज है। तो ये एक एडवांटेज होता है, ये एक बेनिफिट होता है। फिर है क्या, फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज चीपर। मैंने कहा ना, चीपर भी होता है, कॉस्ट सेव होता है, जहां पे कॉस्ट सेव होगा वहां पे लिख देना टाइम भी सेव होता है। कॉस्ट एंड टाइम सेविंग प्रोसेस होता है इंटरनल सोर्स से। अब आते हैं इसका लिमिटेशन, तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस बोलो, डीमेरिट्स बोलो या डिसएडवांटेज बोलो, मेरिट्स बोलो, एडवांटेज बोलो या फायदे बोलो, राइट, एक ही चीज होता है। अगर मान लो आ जाता है डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज तो इसका मतलब लिमिटेशन ही लिखना है, ये भूलना मत, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई, ध्यान से सुनो।
ये समझ में आता है या नहीं आता किसी को? अगर वो आपसे बोले एडवांटेज बोले या मेरिट्स बोले, एक ही बात है। लिमिटेशंस बोले या डिसएडवांटेजेस बोले तो भी एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि हाँ डिसएडवांटेज तो लिखा नहीं सर, सिर्फ लिमिटेशन है, क्वेश्चन आ गया डिसएडवांटेज का तो हम लिख के नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, समझ में बातें? ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। तो फटाफट डिसएडवांटेज भी सबसे पहले फटाफट क्विकली पढ़ लेते हैं, फिर एक्सटर्नल सोर्स पढ़ेंगे। तो डिसएडवांटेज में इसने क्या बोला जरा पढ़ो। यहाँ पे कह रहा है क्या, व्हेन वैकेंसी आर फिल्ड थ्रू इंटरनल प्रमोशन द स्कोप ऑफ इंट्रोडक्शन फ्रेश टैलेंट रिड्यूस। अगर हम इंटरनल सोर्स से कोई जॉब क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं या वैकेंसी को फिल करते हैं, तो हमें नए टैलेंट हमारे, अगर मैं बाहर से करता तो न्यू टैलेंट आता। न्यू टैलेंट हो सकता है कुछ नया टेक्निक के तरीके से काम करता, हो सकता था फास्ट करता, हो सकता था और ज्यादा परफॉर्मेंस हमारा कंपनी का इंक्रीज कर देता, राइट। तो उससे हम वंचित हो जाते हैं, उससे हमें दूर हो जाते हैं, यानी कि फ्रेश टैलेंट जो है हमारे पास आने के चांसेस कम हो जाते हैं, किससे, इंटरनल सोर्स से। तो दिस इज द लिमिटेशन। सेकेंड है क्या, एम्प्लॉइज में बिकम लेथरेजिक इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। तो इसमें क्या हो जाता है इंटरनल सोर्स से कि भाई साहब टाइम बाउंड प्रमोशंस के अंदर वो क्या हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है, राइट। एम्प्लॉइज में बिकम लेजर, तो वो क्या होता है कि उसको पता है इतने दिनों से पहले प्रमोशन मिलना नहीं है, राइट। तो फिर कई बार जो है वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाता है। एक बार प्रमोशन मिल गया तो फिर वो कहता है अरे फिर तो कैसे भी करो, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है। फिर है क्या, अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज। क्योंकि एक और डिसएडवांटेज है इंटरनल सोर्स का कि भाई साहब कई बार क्या है, अब मान लो मेरे को बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत है, तो हम उसको इंटरनल सोर्स से फिल नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल सोर्स में भी लिमिटेड लोग होते हैं ना, कम ही लोग को ट्रांसफर कर, सबको तो ट्रांसफर नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर मान लो कोई 4-5 और नए ब्रांच खोलने हैं, तो भाई कुछ ही लोग को इंटरनल ट्रांसफर करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ तो बाहर से करना ही पड़ेगा, राइट ना, क्योंकि और ज्यादा हम ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यानी कि इंटरनल सोर्सेज से सारे सारे जॉब को फिल नहीं कर सकते, सारे वैकेंसी फिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज में हैम्पर्ड। मतलब कि अगर इंटरनल सोर्स से आप वैकेंसी फिल करोगे ना, रिक्रूट करोगे, तो क्या होगा, कंपटीशन आपस में नहीं रह पाता, क्योंकि बाहर से लोगों को हायर करोगे तो बाहर वाला बंदा जब नया नया आता है ना, तो उसको क्या होता है भाई, सीनियर पर्सन को दिखाना होता है कि हम बहुत ज्यादा काम करके दे रहे हैं, ये सारी चीजें, तो आपस में कंपटीशन बना रहता है। लेकिन जब इंटरनल सोर्स रखोगे तो कंपटीशन फिर नहीं होता, वो कहते हैं हम तो इसको भी जानते, इसको भी जैसे मर्जी वैसे करते रहो पुराने तरीके से। फिर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉइज में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्ट। और जाहिर सी बात है, जब बहुत जल्दी जल्दी आप ट्रांसफर करते हो ना अपने स्टाफ का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, तो प्रोडक्टिविटी जो घटते रहता है। तो एकदम बहुत जल्दी जल्दी भी ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। द रीजन इज बिकॉज एक जगह पे वो अच्छे से काम समझ जाता है सारी चीजें, वहां पे वो प्रोडक्टिव ज्यादा दे सकता है। जब उसको वहां पे ट्रांसफर करोगे दूसरे ब्रांच में या दूसरी जगह पे, तो कई बार क्या होता है, उसको तो समझने में या वहां पे सेट होने में, उस ऑफिस में एस्टेब्लिश होने में भी कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, तो प्रोडक्टिविटी में क्या हो सकता है, लॉसेस हो सकता है। तो दीज आर दी लिमिटेशन, दीज आर दी लिमिटेशंस और डिमेरिट्स और एडवांटेज भी हमने पढ़ लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, परेशानी है, बताओ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना सब चीजें, हाँ या ना, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ फटाफट। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स में कोई स्पेशल पॉइंट नहीं, आपको कुछ ही बना के लिख देना है 5-5 पॉइंट, जब भी क्वेश्चन आएगा तो मेरिट्स और डिमेरिट्स। इंटरनल सोर्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आप मेरिट्स डिमेरिट्स आसानी से लिख सकते हो। बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है? ओके, आलोक का जवाब आया, और एनीवन? यस सर, राहुल राज का भी जवाब आ गया है, बाकी लोग ने भी अंगूठा का निशान दिखा दिया है। चलो वेरी वेरी गुड, ठीक है जी। यस सर, अमन का भी जवाब आया, वेरी वेरी गुड अमन। अभिषेक भी, आज तो अमन अभिषेक दोनों पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। देखो भाई, क्लास कंटिन्यूअसली लेते रहो। क्लास नहीं लोगे, देखो क्लास में ना क्या होता है ना, जब हम घर पे खुद सोचते हैं कि पढ़ लेंगे तो कई बार नहीं भी हो पाता है, लेजीनेस हो जाती। तो साथ साथ में क्लास में क्या होता है, एटलीस्ट रिवीजन तो हो रहा है ना, से अच्छा तो कुछ तो हाँ है, राइट। और बाकी तो मेहनत आपको थोड़ा सा खुद करना है, क्वेश्चन आंसर साथ साथ में लगाते चले जाओ। लगाना मतलब कि क्वेश्चन आंसर करते चले जाओ, सिंपल पेपर वगैरह साथ साथ में, चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, फिर उसको रिवीजन कर लो आधे एक घंटे में, और पूरा एक दिन रहता है आपके पास, और साथ में 1-2 सैंपल पेपर तो कर ही सकते हो, एटलीस्ट आंसर नहीं लिख सकते हो तो रीडिंग वगैरह कर सकते हो क्वेश्चन आंसर का, फिर थोड़ा बहुत बाद में भी आप लिख लोगे तो आपको दिमाग में सारी चीजें याद रह जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्स पे। अब इंटरनल समझ में आ गया, तो एक्सटर्नल उसका जस्ट अपोजिट है, यू कैन सिंपली इमेजिन और यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से नए फ्रेश हायर करना लोगों का। तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज का ये है दो, उसमें जो एडवांटेज था इसमें जनरली डिसएडवांटेज हो जाएगा। कैसे, उसमें भाई टाइम कम लगता था इंटरनल में, कॉस्ट कम बचता था, इसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, अलग से ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन राइट in your own words or you can write if you understand internal sources merits and demerits, तो external बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, समझ में आई बातें?
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल सोर्स का मीनिंग सबसे पहले पढ़ लो। एन एंटरप्राइज हैज टू टैप एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर वेरियस पोजीशंस बिकॉज ऑल वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड थ्रू द इंटरनल रिक्रूटमेंट। ऊपर भी लिखा था, यहाँ पे भी ये लिमिटेशन लिखा हुआ था, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे लिमिटेशन लिखा हुआ था इसका, ये चीजें यहाँ पे मीनिंग दे दिया। तो कह रहा क्या, द एग्जिस्टिंग स्टाफ may be insufficient or they may not fulfill the eligibility criteria of the job to be filled, इसीलिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा मैं बोलूँ तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर डिस्कस बिलो। तो ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज ध्यान से देखो। सबसे पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड इन द नोटिस बोर्ड, कहाँ पे, ऑफिस गेट पे या फैक्ट्री गेट पे, about the details about the jobs available and job seekers assemble outside the premises of the organizations and specified date of selection is done on the spot। जाहिर सी बात है, हमने अपने क्या कर दिया है, कहीं पे नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि हमें इतने इतने लोगों की जरूरत है, इस जॉब के लिए जरूरत है, उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो डायरेक्टली पर्सन आया ऑफिस में अपना रिज्यूमे वगैरह लेके, हमने उसका क्या करा, रिज्यूमे वगैरह ये सारी चीजें देखी, हमने उससे 2-4 सवाल पूछे और उसको डायरेक्टली हमने हायर कर लिया फटाफट, राइट। तो ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर एक होता है कैजुअल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई देख लो, एक्सटर्नल सोर्सेज का आता है कि कौन कौन से सोर्स से हम, एक्सटर्नल सोर्स से हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं किसको, इंप्लॉइज को। तो पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये याद रखना आपके लिए जरूरी है। दूसरा होता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, कई बार क्या होता है, मेनी रिप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कीप अ डेटाबेस ऑफ unsolicited applications in their offices. Such job seekers can be valuable source of manpower. A list of such job seekers can be prepared and can be screened to fill the vacancies as they arise. The major merit of these sources of recruitment is that it reduces the cost. सिंपल सी बात है, कई बार बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो अपने पास पुराना डेटा रखते हैं, पुराना डेटा, या कई बार क्या होता है कि जो उनका पोर्टल होता है, ऑनलाइन पोर्टल, तो उसमें होता है जब वैकेंसी आया होगा फर्स्ट टाइम सपोज, तो बहुत लोगों ने अप्लाई करा, तो उसमें से कुछ लोगों को हायर कर लिया, बाकी लोग को रिजेक्ट कर लिया, तो उनका डेटा अभी भी वो अपने पास रखते हैं। तो कल को फ्यूचर में अगर दोबारा से जरूरत पड़ता है लोगों का, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं में से निकालते हैं छांट के, उन्हीं डेटा में से जितने लोगों की जरूरत होती है उनको सीधा फोन लगा देते हैं कि हाँ भाई इतने इतने हमारे वैकेंसी आया है, आपने पहले रिज्यूम दिया हुआ था, तो आप डायरेक्टली आ जाओ, हम आपको हायर कर लेंगे। फिर आते हैं, वो रिज्यूमे वगैरह दिखाते हैं, कुछ जो है जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी फुलफिल करते हैं, तो उनको जो है हायर कर लेते हैं। या कई बार क्या होता है, कहीं से भी डेटा वगैरह जहाँ पे स्टोर होता है, या कोई भी पर्सन, कई लोग आज की डेट में ऐसा होता है डेटा भी बेचते हैं, तो वहां से डेटा उठाया और डायरेक्टली कॉल करके उनको बुला लिया, तो उनको क्या कर लिया, जॉब में हायर कर लिया। दैट्स कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉल करके उनको बुला के अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमने उसको जॉब दे दिया, दैट्स कॉल्ड कैजुअल कॉलर। सबसे पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सेकंड था कैजुअल कॉलर। थर्ड है एडवर्टीजमेंट, इसमें आपका कॉस्ट ज्यादा लगता है, कैजुअल कॉलर्स में कॉस्ट कम लगता है, तो एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, एडवर्टीजमेंट आप खुद लिख सकते हो भाई, जिस जॉब की हमें, जितने इंप्लॉइज की जरूरत है, जिस जॉब के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी उसकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, टेलीविजन पे, इंटरनेट पे, राइट, ये सब पे जगह पे पोस्ट कर दिया। फिर उसके हिसाब से वो बंदा क्या करता है, अपना जॉब के लिए क्या करेगा, अप्लाई करेगा, फिर हम उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट करके रिक्रूट कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। फोर्थ जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हाँ, कई जगह पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। डू यू नो अबाउट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? एक्चुअली सभी स्टेट में, सभी स्टेट तो छोड़ो, जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना, गवर्नमेंट का भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। प्राइवेट तो होता ही आज के डेट में, गवर्नमेंट का भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। वो वहां पे आप जाके, अगर आपको जॉब की जरूरत हो, अगर आप बेरोजगार हो, पूरे इंडिया वाइज बोल रहा हूँ, सभी स्टेट्स में, सभी जिले में, हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, सरकारी होता है। तो आप अपना रिज्यूमे, आप अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह जो है ले जाके वहां पे सबमिट कर दोगे, तो जब सरकारी नौकरी या कोई भी वैकेंसी वगैरह आती है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वगैरह वगैरह, तो आपको जो है इन्फॉर्म करते हैं। तो इस टाइप से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। तो वहां जाके आप अपना जो है क्वालिफिकेशन या जिस टाइप का आपको जॉब चाहिए, वो सारी चीज आप फुल करके आ सकते हो। तो ये सब जगह पे होता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, ध्यान देखो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रन बाय गवर्नमेंट, ओ माय गॉड सर आपने सही कहा, गवर्नमेंट मेंटेन करती, आर रिगार्डेड एज गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड operative jobs. In some cases, compulsory notification of vacancies to employment exchange is required by law. जैसे कि मैं बता दूं, मेरा हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, नहीं वैशाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हाजीपुर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, तो वहां पे मैं एक बार दे के आया था, बहुत पहले की बात, राइट। वैसे मेरे को कॉल वॉल अभी तक नहीं आया, बट स्टिल मैं दे के आया था बहुत पहले कि हाँ कोई जॉब वॉब आएगा सरकारी तो भैया बताना। तो बट ये बहुत पुरानी बात है, तो उस टाइम पे, तो अब तो और भी ज्यादा वो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो आजकल तो और आसान है। तो आपको दे के आना चाहिए जिन लोगों को चाहिए जॉब। खैर अभी तो आप पढ़ाई का एज है, आप पढ़ो, एटलीस्ट कम से कम ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए आज के डेट में। ग्रेजुएशन के बाद ही अच्छे अच्छे जॉब आते हैं। मैं अगर आपको बताऊं एक इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान देखो, जो लोग 12th के बाद जॉब करना चाहते हैं, वो भाई साहब वो ध्यान से करना, 12th के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती, राइट। तो पहले आप ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन का मतलब है बीकॉम, यानी कि बैचलर डिग्री करो, राइट, बैचलर डिग्री करो आप।
तो बैचलर डिग्री कर लोगे, बैचलर मतलब अगर आप कॉमर्स के हो तो बीकॉम, बीबीए, ये सारे कर लोगे ना। और सबसे बड़ी बात जो है, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो ना, ग्रेजुएट हो जाते हो, तो ग्रेजुएट के बेसिस पे जितनी भी अच्छी अच्छी नौकरी मिलती है, ग्रेजुएट बेसिस पे मिलती है। चाहे वो पीओ का हो, चाहे वो आईएएस का हो, आईपीएस, जितनी भी नौकरी वगैरह आती है मोस्टली जो है ग्रेजुएट बेसिस पे ही आती है। ग्रेजुएट आज की डेट में कंपलसरी, राइट। तो ग्रेजुएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी, और ग्रेजुएशन जो है कम से कम 60% से कर लोगे तो ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 60% से कम आया ग्रेजुएशन में तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, कई जगह पे जॉब नहीं मिल पाता है। एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये 12th बेसिस पे भी होता है। एनडीए वगैरह का एग्जाम होता है, आपको बता दूं, जो लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो। और एनडीए में जब चले जाओगे 12th बेसिस पे ना, 10th बेसिस पे भी होता है, तो उसके बाद वो ग्रेजुएशन वगैरह का पढ़ा वढ़ा के वहीं पे अपने वहाँ पे सेंटर पे और उनकी डिग्री भी दे देते हैं, राइट। बट बेटर जॉब, बढ़िया जॉब जो होता है ग्रेजुएशन के बाद ही मिलता है। तो आपको कितना आया था? अरे मेरे तो भैया कम ही है भैया, मेरे तो बस कम ही आए थे ग्रेजुएशन में। मेरे आए थे कितने, 57 ही है बस, ज्यादा नहीं है। हाँ, तो हमें इस बारे में पहले नहीं पता था, हमने सही से पढ़ाई नहीं करा ना, हमें किसी ने गाइडेंस नहीं दिया था इसलिए। और एक्चुअली मैंने रेगुलर कॉलेज से नहीं करा है, एसओएल यहाँ पे, एसओएल है ड्यू का ही है, राइट, एसओएल नहीं है। तो एसओएल से हम नहीं कर पाए थे, हम कुछ साथ में कुछ और भी कर रहे थे, सीए कर रहे थे, तो इसकी वजह से इस पे ज्यादा परसेंटेज पे उतना ध्यान नहीं गया, राइट। तो इसकी वजह से जो है हमारा थोड़ा परसेंटेज कम है, तो इसलिए टेंशन में मत आना, राइट। तो ये सारी चीजें, तो कई बार पैरेलल चीजें, कई सारी चीजें करते हो तो किसी एक में कम भी आ जाता है। बट ये सारी चीजें मुझे पहले नहीं पता था, पहले पता होता तो मेहनत करके मैं भी 60% लाता जरूर। तो ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% आने चाहिए। ट्वेल्थ में कितने आने चाहिए सर? तो ट्वेल्थ में तो सीबीएसई में 60% तो आसानी से आ जाता है सभी जगह, बिकॉज 60% इज बेसिकली फर्स्ट डिवीजन होता है सभी जगह पे, ट्वेल्थ हो, ग्रेजुएट हो, मास्टर्स हो, तो मिनिमम 60% तो सभी में होना ही होना चाहिए। बाकी ट्वेल्थ में तो भाई साहब आपके 90 90 95 लाओगे तब जाके, आज की डेट में इतना कंपटीशन है। और आजकल तो बड़ा आसान आसान सा पेपर वगैरह आता है, तो इस हिसाब से अगर मेहनत करोगे तो आएगा। ग्रेजुएशन में नंबर लाना थोड़ा कठिन होता है, तो उसमें 60% 70% बहुत होता है, मिनिमम 60% चाहिए। ट्वेल्थ लेवल में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, ग्रेजुएशन में फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर मास्टर में भी कम हो जाता है, तो ऐसा होता है। जबकि ग्रेजुएशन का पेपर बड़ा आसान होता है ट्वेल्थ से भी, उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं भाई साहब ग्रेजुएशन में। 5 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का है तो 20 20 नंबर का होता है, आपको 5 का ही आंसर लिखना होता है। हाँ, यहाँ पे 32 32 34 34 क्वेश्चन लिखते हो ना, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, चाहे बीबीए करो, एमबीए करो, तो बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 5 6 ही आते हैं, उसमें से ही 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 20 नंबर का, 15 15 नंबर का, ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ, बट वो होते हैं टफ वाले, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस तो मैंने पढ़ा दिया, आई गेस आप समझ में आ गया होगा, राइट। दस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हेल्प्स टू मैच पर्सनल डिमांड सप्लाई ऑफ सर्विंग द लिंक बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉइज। Unfortunately, the records of the employment exchange are often not up to date, and many of candidates referred by them may not be found suitable। जैसे कि मेरे को भी नहीं मिल पाया था, तो ज्यादातर जो है अप टू डेट नहीं रहता है, काफी सरकारी चीजें हैं, जाहिर सी बात है, राइट। बट होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो इसके थ्रू भी जॉब वगैरह होते हैं, रिक्रूटमेंट होते हैं। फिफ्थ वन इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। आज की डेट में ये प्राइवेट वाले हैं। देखो भाई, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है ये होता है गवर्नमेंट, और ये जो है ये प्राइवेट प्लेसमेंट, जो वैसे अलग अलग आज की डेट में ना छोटी मोटी कंपनी है, मतलब कि प्राइवेट लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, और उसमें कहते हैं भाई जो जो लोग को जॉब चाहिए अपना सीवी मेरे यहाँ पे भेज दो। जैसे ऑनलाइन बता दो, naukri.com क्या है? ये प्लेसमेंट एजेंसी है, ऑनलाइन वाला। वो कहता है अपना जो हमारे पोर्टल पे, हमारे वेबसाइट पे अपना जो सीवी है, जो आपका जो बायोडेटा है वो अपडेट कर दो, और किस टाइप का आपको जॉब चाहिए वो कर दो, जब जॉब आएगा तो हम आपको मेल करते रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ऐसी सेम ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन वाला भी होता है बहुत सारा। तो ऑफलाइन उन्होंने सपोज कोई प्राइवेट लिमिटेड खोल लिया, और उन्होंने कहा भाई जिस जिसको जॉब चाहिए अपना क्या करो, बायोडेटा वगैरह हमारे यहाँ रख जाओ, सीवी वगैरह दे जाओ, जब हमें जॉब की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कई छोटे छोटे कंपनीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली कॉल करती है, कहते हैं भाई हमारे यहाँ 100 स्टाफ की जरूरत है, तो इनके पास जो डेटा होता है ना लोगों का, इन सबको इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली भेज देते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। समझ में आई बात है? तो यहाँ पे क्या लिखा हो एक बार पढ़ लो फटाफट। इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज प्राइवेट एजेंसीज एंड प्रोफेशनल बॉडीज appears to be doing substantive work। प्लेसमेंट एजेंसी प्रोवाइड अ नेशनल वाइड पूरे इंडिया वाइड, जिन्हें आजकल तो फॉरेन वाइड भी होता है ना, आपने सुना होगा कई लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे जो है दुबई वगैरह, ज्यादातर जो लेबर होते हैं ना, मजदूर वगैरह, वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह के बहुत ज्यादा काम होते हैं, हो रहे हैं अभी भी दुबई वगैरह में। तो इंडिया के लेबर काफी सस्ते होते हैं, तो जो प्राइवेट एजेंसीज होती है उनको कांटेक्ट करके पासपोर्ट बना के उनको भेज देती है कि कम से कम 2 साल के लिए रहोगे, पासपोर्ट वगैरह बहुत
वो ले लेते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे दिक्कत हैं। लेबर के लिए भी कई लोग के लिए फायदेमंद होता है, कई लोग के लिए दिक्कत भी होती है, वो अलग चीज है। तो इस टाइप से भी जॉब जो प्रोवाइड कराती है, तो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल भी जो है प्राइवेट प्लेसमेंट कराती है जॉब वगैरह। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, राइट, दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजर कंसल्टेंट। फिर उसके बाद एक आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। साहब कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? कॉलेज के थ्रू अगर आप ग्रेजुएट कर लेते हो भाई साहब, अगर सिंपल अगर आप बीकॉम कर लेते हो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उनका कैंपस प्लेसमेंट होता है, लाखों में उनकी सैलरी जाती है भाई साहब। 20-20 लाख पैकेज, 25-25, 30-30 लाख। आप गूगल पे सर्च करना कि पिछले साल का पैकेज कितना गया था, पिछले से पिछले साल, जब भी लास्ट ईयर का पैकेज ऑफ ग्रेजुएट और यू कैन से बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटीज, तो उनकी सैलरी कितनी गई थी। ईयरली पैकेज, पैकेज का मतलब होता है ईयरली, तो ईयरली मान लो 20 लाख है तो पर मंथ कितना हो गया? अगर 24 लाख ईयरली पैकेज है तो एक महीने का 2 लाख। बताओ, इंजीनियर की भी सैलरी उतनी ना होती, सिर्फ ग्रेजुएट करके। डिपेंड, अगर आप टॉप करके ना, गोल्ड मेडलिस्ट, हाईएस्ट नंबर लिया है, अब बढ़िया मार्क्स आ गया आपका कॉलेज में, कई सारे कॉलेज हैं, तो सब कॉलेजेस में अगर ज्यादा, जरूरी नहीं एक ही बंदा टॉप करता है, तो हर कॉलेज में टॉप के जो भी पोजीशन पे 5-10 इस टाइप का लिया हो गया अगर मार्क्स, तो आपको डायरेक्ट आप जो ग्रेजुएशन बेसिस पे आपका जॉब लग सकता है। ये चीजें जी होती है यहाँ पे, बड़े बड़े कॉलेज में होती है। मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब मेरे यहाँ पे, मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मेरे को इसका आइडिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो इसलिए मैं इसकी बातें बताते रहता हूँ। बाकी ये सभी जगह पे होता है, इसलिए अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन भी अच्छा से कर लोगे ना, तो आपको बढ़िया पैकेज हो जाएगा। समझ आई बातें? हाँ या ना? जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई। तो कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब कॉलेज एंड जैसे एमबीए वगैरह कर लेते हो ना, आईआईएम से एमबीए, राइट, तो वो कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है उनका। बीबीए वगैरह तो कई सारे ऐसे कॉलेज, इंजीनियरिंग को जितने भी कॉलेज हैं, तो वहां से इंजीनियरिंग अगर आप कर लोगे आईआईटी से, नाम सुना आईआईटी रुड़की, ऐसे ऐसे क्या क्या नाम है बहुत सारे, तो जब आप वहां से वो कर लेते हो, कंप्लीट अपना कर लेते हो कोर्सेज, तो डायरेक्टली वहीं पे बड़ी बड़ी कंपनीज आती है कॉलेजेस में, राइट, फाइनल ईयर में जब होते हैं, फाइनल एग्जाम के टाइम पे, और इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और वहीं से सिलेक्ट करके क्या करते हैं, आपको जॉब देते हैं। तो उस टाइप से अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मैं डायरेक्टली कैंपस प्लेसमेंट कराता हूँ, मतलब मैं जाऊंगा अलग अलग लोग, अगर मुझे मैनेजर की जरूरत है तो मैं एमबीए वाले कॉलेज में जाऊंगा, राइट, और वहां से मान लो 10 लोग की जरूरत है तो मैं इंटरव्यू लेके और 10 लोग को वहां से हायर कर लूंगा, दैट इज कॉल्ड कैंपस प्लेसमेंट, राइट और नॉट। फिर उसके बाद है क्या, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, मैंने एक्सप्लेन करी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी करा रहा हूँ। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कई बार क्या होता है, ऑलरेडी किसी कंपनी में हमारे, जैसे मैं मैनेजर हूं, मेरी कंपनी में सपोज मैं काम कर रहा हूं एज अ मैनेजर, या कोई स्टाफ काम कर रहा है, तो मैं सपोज वैकेंसी निकालता हूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोगों की जरूरत है, राइट, तो जो ऑलरेडी स्टाफ होता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, कई बार उसके जानने वाले अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो हम कहते हैं भाई तेरा कोई जानने वाला है, हमें इस काम के लिए इतने लोग चाहिए, तो उसको लिया, अपने रेफरेंस से लगा दे, मैं जॉब पे लगा दूंगा, दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय का रिकमेंडेशन के थ्रू ही हम लोग क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, राइट। तो ये क्या कह रहा है, एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉइज और देयर फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने प्रूव अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये भी एक अच्छा रिक्रूटमेंट का सोर्स होता है। फिर है एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, टेलीविजन के ऊपर एडवर्टीजमेंट करके भी हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वेब पब्लिशिंग होते हैं, दीज आर दी सोर्सेज और यू कैन से ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं ये सारे। भाई लेबर कॉन्ट्रैक्टर, हमने सीधा कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, हमने कहा भैया हमें 10 लेबर चाहिए, कल को हमें को बिल्डिंग बनानी है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है 10 लेबर अपने यहाँ से भेज देता है। हम एडवर्टीजमेंट दे देते हैं टेलीविजन पे, फिर वो डायरेक्टली टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट देख के लोग जो है फोन करते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, वो सारी चीजें फुलफिल करते, तो हम उसे जॉब दे देते हैं। वेब पब्लिश, वेब का मतलब इंटरनेट पे हमने पब्लिश कर दिया, अपना वेबसाइट है मेरे कंपनी का, सपोज टीसीएस का वेबसाइट है, वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट पैनल होता है, वहाँ पे उन्होंने एडवर्टीजमेंट डाल दिया, जो जो लोग पढ़े वहाँ पे ऑनलाइन उन्होंने क्या करा, एप्लीकेशन दिया जॉब के लिए, फिर हम उसको कॉल करके बुला लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और फिर उसको जॉब दे देते हैं, राइट। तो ये होता है वेब पब्लिशिंग। तो दीज आर दी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर उसके बाद है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक बच जाएगा हमारा सिलेक्शन, तो ये भी हम पढ़ के फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। तो 10 मिनट और देना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, थोड़ा मैं फास्ट अप कराने वाला हूँ, तो प्लीज फोकस करना यहाँ पे। तो एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट्स क्या है, जल्दी से बताओ। एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, क्वालिफाइड पर्सनल चाहिए होता है, क्वालिफाइड पर्सनल हमें मिल जाता है भाई। जब हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं ना, तो वेल एजुकेटेड, वेल स्किलफुल, वेल क्वालिफाइड पर्सन हमें मिलता है, क्योंकि हमने बोल रखा है ये लोग चाहिए, राइट, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो हमने जॉब वैकेंसी निकाली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसी हिसाब से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, उसी हिसाब से हम उसको जॉब के लिए क्या कहते हैं, रिक्रूट करते हैं। वाइडर चॉइस, हमारे पास बहुत बड़ा चॉइस होता है, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट में दूंगा, राइट, और एक्सटर्नल सोर्स से लूंगा, तो सभी जगह के एडवर्टीजमेंट, तो सभी जगह के लोग आ जाते हैं, वेराइटी ऑफ लोग आ जाते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने, तो हम उसमें से चॉइस कर लेते हैं, जो बढ़िया बढ़िया बंदा होता है, बढ़िया बढ़िया पर्सन जो होता है, बहुत स्किलफुल, बहुत नॉलेजेबल, तो उसको हम हायर करते हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ चॉइसेस आता है।
फ्रेश टैलेंट आता है, जाहिर सी बात है एक्सटर्नल सोर्स से क्या होता है, फ्रेश टैलेंट आता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और साथ साथ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बना रहेगा। जब हम एक्सटर्नल सोर्स से क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो आपस में जो हमारे इंप्लॉइज हैं उनके बीच क्या होता है, कंपटीशन रहता है। तो जिससे क्या होता है, लोग ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं। बाहर वाले को हायर करूंगा तो जो पहले से ऑलरेडी पुराना वर्कर है तो वो क्या करेगा, कंपटीशन करके काम करेगा। नहीं तो क्या होगा कि भाई जो फ्रेश टैलेंट होता है वो ज्यादा मेहनत से काम करता है, तो पुराने वाले सुस्त तरीके से करते हैं। तो अगर पुराना वाला सुस्त तरीके से काम करेगा, सही से काम नहीं करेगा, तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए वो भी क्या होता है, एज अ कॉम्पिटिटिव वे में लेता है और वो भी अच्छे से काम करता है, राइट। तो दीज आर दी एडवांटेजेस। फिर है उसके बाद लिमिटेशंस है, तो कुछ लिमिटेशंस है, डिससैटिस्फैक्शंस अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। और जो पुराने स्टाफ होता है कई बार उसको लिमिटेशंस ये एक्सटर्नल सोर्स करने से कि पुराने स्टाफ को डिससेटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि भाई नए रिक्रूटमेंट को हायर कर लेते हैं, उसको अच्छा सैलरी देते हैं, वो अच्छे से काम करता है, तो कई बार पुराने स्टाफ जो है नाराज चलता है, या कई बार क्या होता है उतने अच्छे से काम नहीं करता है, राइट। एक्सटर्नल सोर्सेज ये सारी चीजें थोड़ा सा एडवांटेज होता है। फिर है क्या, लेंदी प्रोसेस है। और क्या एक्सटर्नल सोर्सेज इंटरनल सोर्सेज में कौन सा लेंदी है, तो एक्सटर्नल सोर्स लेंदी है, क्योंकि भाई एडवर्टीजमेंट दो, इंटरव्यू के बुलाओ, फिर कॉस्ट लगेगा, फिर टाइम लगेगा, तो इसलिए इट इज अ लेंदी प्रोसेस एंड इट इज अ कॉस्टलियर प्रोसेस, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो समझ में आ गया, जो इंटरनल का एडवांटेज था वो यहाँ पे डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल का, और जो इंटरनल का लिमिटेशन था वो यहाँ पे एडवांटेज है किसका, एक्सटर्नल सोर्स का। उल्टा उल्टा है। सिलेक्शंस, अब बताओ रिक्रूटमेंट के बाद मैं सिलेक्शंस करूंगा। सिलेक्शंस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से बताओ, फटाफट ध्यान से, रुकना नहीं है, हमें कंप्लीट करना है क्विकली 10 मिनट्स के अंदर। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर जॉब। Toward this purpose, the candidate are required to take a series of employment test interviews. It at every stage many element and a few move to the next stage until the right type of found. Right? That means selections करने का मतलब क्या आता है भैया, हमने जो एडवर्टीज अभी हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट, ध्यान सुनो, रिक्रूटमेंट सिंपली मतलब होता है क्या, अगर एक वर्ड में बोलो रिक्रूटमेंट मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह देना। हमें जितने लोगों की जरूरत है हमने एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया, चाहे इंटरनल सोर्स है या एक्सटर्नल सोर्स। तो जब हमने एडवर्टीजमेंट वगैरह दिया, सारी चीजें करा, अब उनमें से मैं लोगों को सिलेक्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। जो हमारे पास जॉब के लिए आ गया, जॉब लेने के लिए, राइट, हमने कहा कि हमें इतने तो लोग चाहिए पहले, तो जॉब के लिए अब आएगा बंदा तो मैं उसमें से सिलेक्ट करूंगा, राइट, थ्रू इंटरव्यू, थ्रू टेस्ट। तो हम कई सारे, अब जैसे आज के डेट में जितनी भी मोस्टली जो वैकेंसीज होते हैं, सबसे पहले हम एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं। एंट्रेंस में जो छट जाता है, आजकल तो दो दो होता है, पहले प्रीलिम्स फिर फाइनल, दो टेस्ट दिया, फिर उसके बाद इंटरव्यू सेक्शंस लेते हैं, फिर उसके बाद जाके सिलेक्ट करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड सिलेक्शंस। तो कई बार टेस्ट भी लेते हैं, इंटरव्यूज भी लेते हैं, कई बार सिर्फ टेस्ट पे हो जाता है, कई बार सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं एज अ मैनेजर। हम लोग कौन है, मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ध्यान से सुनो, इस हिसाब से सोचना है, इस हिसाब से अपना आंसर लिखना है। तो हमें सिलेक्शंस करना है, तो हम इस हिसाब से सिलेक्शन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं और फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, तो देखो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्क्रीनिंग करते हैं। प्राइमरी का मतलब पहला टेस्ट, दैट इज प्री टेस्ट, प्रीलिम्स लेते हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स दी मैनेजर, हमें हेल्प करता है एलिमिनेटिंग अनक्वालिफाइड एंड अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेंट फॉर्म। हमने पहले क्या किया, प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी छांटते हैं, मतलब कि प्राइमरी स्क्रीनिंग करते हैं। प्राइमरी स्टेज पे से हमने जॉब के लिए, सपोज वैकेंसी के लिए हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमें 100 स्टाफ चाहिए, तो हमने 100 स्टाफ के लिए वैकेंसी दिया, एडवर्टीजमेंट दिया। अब सब लोगों ने क्या किया, जॉब के लिए एप्लीकेशन दे दिया। तो मैंने लिखा हुआ था कि भाई ग्रेजुएशन वाले चाहिए, ग्रेजुएशन में भी जिसका 60% है उसे ही मैं जॉब दूंगा। अब उसमें क्या हो गया, कई बार सब लोगों ने जॉब कर दिया, 50% वालों ने भी, 55% वालों ने भी। तो मैं प्राइमरी स्क्रीनिंग करके 55-60 से कम वाले को पहले छाड़ दूंगा, हटा दूंगा, उसको चाहिए नहीं। 60 से ज्यादा परसेंट होगा उसको लूंगा। तो प्राइमरी स्क्रीनिंग करने से अनफिट अनक्वालिफाइड पर्सन छट जाते हैं। फिर सेकेंड क्या होता है, फिर हम उसमें से कहते हैं भाई अब हम टेस्ट लेंगे, जिसके 60% आया ना, अब भैया अब मैं टेस्ट लूंगा, और जो टेस्ट में पास होगा फिर उसको ही मैं हायर करूंगा। तो हम क्या करते हैं, एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज अ मैकेनिज्म ईदर अ पेपर और पेंसिल टेस्ट, आजकल कंप्यूटराइज होता है ज्यादातर, राइट, जो आपने सुना होगा एंट्रेंस टेस्ट वगैरह आपके कॉलेज के लिए कई बार होता है। तो हम जॉब के लिए भी टेस्ट वगैरह लेते हैं, राइट और नॉट। तो जैसे पीओ का जॉब, बैंक का जॉब, एसएससी का जॉब, इन सब का जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईएएस आईपीएस के लिए। तो दैट्स कॉल्ड सेकंड स्टेप जो है सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट हम लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, फिर हम उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, इस टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, सिलेक्शन जो टेस्ट लेते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्व है, क्यों लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है
इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मतलब कि इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं, ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टेस्ट कौन कौन से, मतलब कि जो सिलेक्शन टेस्ट हम लेते हैं वो कैसे कैसे टेस्ट लेते हैं। तो एक तो इंटेलिजेंट टेस्ट लेते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट का मतलब हम उसकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, उसके ज्ञान को टेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल को उसको टेस्ट करते हैं कि भाई वो कैपेबल है या नहीं है, इस सिचुएशंस को वो डील कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके पास कितनी एबिलिटी है, राइट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट जनरली क्या होता है? लर्निंग न्यू स्किल, क्या है आगे पूरा पढ़ो। इट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। इट इंडिकेट द पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप। सच टेस्ट आर गुड इंडिसेस ऑफ पर्सनल फ्यूचर सक्सेसर, कि भाई उसकी एबिलिटी को चेक करते हैं। तो इसमें से दो दो लाइन आप पढ़ोगे तो डिफरेंस एग्जैक्टली आप निकाल पाओगे। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? इसकी इंटेलिजेंस लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल को जो है क्या करना, मेजर करना होता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि उसके पास कितनी कैपेसिटी है, क्या लर्निंग कैपेसिटी है कि नहीं है, फ्यूचर में वो कोई चीजें नया आएगा तो लर्न करके फिर वो काम कर सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं कर सकता है। फोर्थ है पर्सनालिटी टेस्ट, कि भाई उसकी पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं तो उससे पता चलता है उसकी मैच्योरिटी लेवल, उसकी थिंकिंग लेवल, उसका रिएक्शन लेवल, उसका इमोशनल लेवल, ये चीजें पता चलता है। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है? दीज टेस्ट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफेंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो ट्रेड टेस्ट में कि भाई मैंने जिस चीज के लिए हायर किया, अगर मैंने अकाउंट के जॉब के लिए हायर किया है तो वो क्या है, वो सारे काम करके दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। और लास्ट है इंटरेस्ट। एक है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब कि जिस जॉब के लिए हमने उसको हायर किया है उसमें उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या वो सिर्फ सैलरी के लिए जॉब करना चाहता है या वाकई में सैलरी एज वेल एज जिस काम के लिए मेरे को हायर करना है उसमें उसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्टेड पर्सन रहता है तो काम अच्छे से करता है वो चीजें, राइट। तो जाहिर सी बात है इससे क्या होता है, बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर उसके अलावा थर्ड पॉइंट है, देखो ये 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट थे। कैसा टेस्ट? सिलेक्शन टेस्ट जो है 5 है, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बाद है आपका कौन सा, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। फिर हम ऊपर में पढ़ रहे थे क्या, हम ऊपर में पढ़ रहे थे हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का पहला प्रोसेस था हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू, फिर है नहीं सिलेक्शन टेस्ट हमने पढ़ा, उसके पहले पढ़ा था प्राइमरी स्क्रीनिंग सिलेक्शन टेस्ट, और थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू टेस्ट के बाद हम क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने से क्या होता है, अब देखो एक्चुअली में क्या है, हमें मान लो 100 लोग चाहिए, तो आज की डेट में क्या है ना, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है इंडिया में, 100 लोगों की वैकेंसी के लिए लाख लाख लोग जो है एप्लीकेशन दे देते हैं जॉब के लिए। हमें मान लो निकलता है, मान लो 1000 एसएससी का जॉब निकलता है, सपोज 1000 अकाउंटेंट का जॉब निकला मान लो एक स्टेट में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है कि भाई लाखों लाखों में वैकेंसी आ जाती है। यस, बाउंस जा रहा है, बाउंस जा रहा है। ओके, बाउंस कहाँ से जा रहा है, बस लास्ट टॉपिक है। तो एक काम करता हूँ, शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, अब थोड़ा सा आप पढ़ लेना, बाउंस जा रहा है तो कोई बात नहीं, चार्ट से समझा देता हूँ। अब सुनो, चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ तो थोड़ा सा आप घर पे पढ़ लेना। बाउंस जा रहा है तो कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखो, यहाँ तक तो आ गया था ना, बाउंस जा रहा है तब सुनो, चार्ट से समराइज करा के पढ़ा देता हूँ, आप समझ जाओगे। अब ध्यान से सुनो, शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आप घर पे पढ़ लेना, बस 2 मिनट और पढ़ाएंगे, बाकी ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। चलो बाउंस जा रहा है तो सुन लो, पॉइंट को लर्न करा देते हैं। सुनो भाई सुनो, हमने स्टाफिंग में पढ़ा मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस एंड नीड फॉर स्टाफिंग, फिर हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस में हम क्या करते थे, एस्टिमेटिंग मैन पावर, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, प्रमोशन, कंपनसेशन। फिर हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट में हमने इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स पढ़ा था, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मेन आपको पढ़ना है। फिर हमें जो पढ़ना था ना वो सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा आप घर पे पढ़ना ध्यान से, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ बस पॉइंट से ध्यान। सिलेक्शन का मतलब हमें पर्सन को सिलेक्ट करना, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, प्राइमरी स्क्रीनिंग लेते हैं जिससे फालतू के लोग छट जाते हैं परसेंटेज बेसिस पे ये चीजें सारे। फिर हम बहुत सारे सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, तरह तरह के टेस्ट आपको गवर्नमेंट वैकेंसी में आते हैं। फिर हम ना उसका इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि भाई अगर हमें 100 लोगों की जरूरत है तो आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, जो मैं समझा रहा था कि भाई 10,000 1 लाख वैकेंसी आ जाती, तो इसको कम करने के लिए इसमें से बेस्ट 100 लोग को छांटने के लिए हम ये सारे काम करते हैं। पहले स्क्रीनिंग करते हैं, फिर कुछ टाइप के टेस्ट लेते हैं, फिर टेस्ट के बाद फिर फर्दर इंटरव्यू लेते हैं। कई बार क्या होता है, टेस्ट में कोई नकल से पास हो गया, कुछ भी करके पास हो गया, तो हम फर्दर उसको सामने सामने इंटरव्यू लेते हैं कि हाँ कि वाकई में वो कैपेबल है या नहीं। फिर इंटरव्यू के बाद क्या होता है, रेफरेंस, की कई बार उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि हाँ वो पहले से काम कर रहा है कि नहीं।
किसी के रेफरेंस से आया है कि नहीं आया है, किस फील्ड में काम कर रहा था, क्या उसका एक्सपीरियंस है, तो उस बेसिस पे फिर और छांट देते हैं हम लोग। सिलेक्शन डिसीजंस, जो कमिटी होती है, जो इंटरव्यू लोग होते हैं, फिर उसके हिसाब से उस सिलेक्शन अपना लेती है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स। फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, क्या सभी चीज को क्लियर करने के बाद मेडिकली फिट है कि नहीं, क्योंकि मेडिकली अगर फिट नहीं होएगा तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही नुकसान होता है बाद में, क्योंकि भाई उसके खर्चे भरने पड़ेंगे, राइट और नॉट। फिर है उसके बाद जॉब ऑफर्स, किस टाइप के जॉब्स उसको देना है, वो हम ऑफर करते हैं कि कैसा कैसा आपको जॉब चाहिए, इस चीज में हमारे पास जॉब है, ये चीजें चाहिए कि नहीं, इस चीज में आप जॉब कर सकते हो कि नहीं कर सकते ये। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, फिर हम उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं कि आपको मिनिमम इतने साल करना पड़ेगा, इतनी आपकी सैलरी रहेगी, राइट। और अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपको हमें नोटिस देना पड़ेगा इतने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। इस टाइप के क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, सिलेक्शन प्रोसीजर्स। और लास्ट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, तो इसमें 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, तो ये जरूर पढ़ लेना। एक तो ट्रेनिंग का मीनिंग दिया हुआ है, एजुकेशन का अलग है और डेवलपमेंट का अलग है। फिर कह रहा है इससे बेनिफिट्स क्या होता है, बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज होता है, और फिर लास्ट में है मेथड। ट्रेनिंग का मेथड होता है ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड में क्या होता है, जॉब करते करते उसको ट्रेनिंग दे देना। और ऑफ द जॉब मेथड क्या होता है कि भाई जो बैंक के पीओ वगैरह होते हैं तो उनको ऑफ जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, वो 5 दिन 10 दिन 15 दिन का ना बाहर भेजते हैं, उनको पहले कहते हैं अलग से तू ट्रेनिंग कर और फिर मेरे पास आ, खर्चा हमारा ही रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का ही, लेकिन हम उसको ऑफ द जॉब देते हैं। ऑन द जॉब होता है जॉब करते हुए साथ साथ में कई बार ट्रेनिंग दे दिया हमने, तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। और यहाँ पे आपको अलग से ट्रेनिंग का मतलब क्या है, एडुकेशन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये पढ़ना है मीनिंग। और इससे दोनों को बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे ये बस ये दिखा देता हूँ आपका, और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ और है नहीं। देखो भाई देखो, ट्रेनिंग जो मेथड है ना, ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड होता है, राइट और नॉट। यहाँ पे है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन और कोचिंग और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, इसे बोलते हैं ऑन द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब जैसे मेडिकल भाई 4 साल का होता है, तो 2 साल पढ़ा, तीसरे साल में उसको 1 साल के लिए ट्रेनिंग करना होता है। सीए करोगे आपको तो किसी सीए के अंडर ही 3 साल आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, कोर्स के दौरान ही। और फिर उसके बाद लास्ट में एग्जाम देना होता है। एमबीए वगैरह तो ट्रेनिंग पे कई बार भेजते हैं, कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है, कोचिंग क्लासेस कई बार दिया जाता है उसको विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही, इंटर्नशिप कराया जाता है किसी सुपीरियर के अंडर में, जॉब रोटेशन कराना पड़ता है एक जगह से दो। तो ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लासरूम लेक्चरर दिया जाता है अलग से, फिल्म्स दिखाया जाता है मोटिवेट करने के लिए, और केस स्टडी उनको पढ़ाया जाता है कि ऐसा सिचुएशन होगा तो आपको इस टाइप से काम करना है। दिस इज कॉल्ड ऑफ द जॉब मेथड। और है कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाता है, और वेस्टिबल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है कि इस टाइप से होगा तो इस टाइप से आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। दीज आर कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लोगे, और उसके बाद एक छोटा सा है ये मीनिंग, ये भी आप घर पे पढ़ लोगे। ट्रेनिंग का मतलब क्या, एजुकेशन का मतलब क्या, डेवलपमेंट का मतलब क्या, और इससे बेनिफिट किसको किसको होता है, बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज एंड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज आप पढ़ लेना, बस 2 चीजें आप घर से पढ़ लेना। ट्रेनिंग ऑन डेवलपमेंट जाहिर सी बात है भाई बेनिफिट ही होता है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जल्दी से अचीव होएगा, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट हाई होएगा, राइट, एफिशिएंसी इंप्लॉइज का बढ़ेगा, फ्यूचर मैनेजर हु टेक ओवर केस एनर्जी, तो ये सारी सारी चीज होगी। और इंप्लॉइज को क्या फायदा होगा, उसका स्किल नॉलेज बढ़ जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, राइट, वो अच्छे से काम करेगा, उसको सैलरी भी ज्यादा होगा, एक्सीडेंट कम होगा, सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। तो काफी हद तक मैंने थोड़ा शॉर्ट में लास्ट में करा दिया है। अब कई बार क्या है ना, 1.5 घंटे की क्लासेस है, तो इसी में मेरे को सारी चीजें कवर कराना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड और ये सारी चीजें कई बार लगता है ऐसा कि भाई अब क्या होता है ना, माइंड को 1.5 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ने के लिए भाई प्रिपेयर करके रखना होता है। तो ये सारी चीजें, तो कई बार अगर आपको लगे कि आगे फिर जा रहा है, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो कभी भी आपको दिक्कत हो तो 2 बार 3 बार, और पता है क्या, इस वीडियो के कम से कम 3 बार जरूर रिवाइज कर लेना। 3 बार देख लोगे ना आप तो सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगा, पॉइंट्स वगैरह। तो जरूर इसको देख देख के बार बार, मैं बार बार बोलता हूँ, स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है, वीडियो का यूट्यूब पे, राइट। और वहां से आप क्या कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा के सिर्फ लेक्चर को सुन भी लोगे ना तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएगा। और ये नोट जो है आपको अपने हैंड रिटन में बनाना है, अपने पेज पे 1 पेज नोट। हेलो, वॉइस कट गया, अभी आ रही है? हेलो, हेलो, अब आ रही है? सबको वॉइस आ रही है मेरी? जल्दी से बताना एक बार भाई, मेरा साउंड क्लियर है या नहीं है, एक बार रिप्लाई कर दो। हाँ जी, रिप्लाई, यस रिप्लाई सर, यस रिप्लाई। सर, आवाज आ रही है, आ रही ओके, है। आ रही है, ठीक है, चलो। तो बस इतना ही था इस आ, चैप्टर में, आ रहा हमने है, आ रहा है। एटलीस्ट 6 चैप्टर्स हमने कर लिया है। भाई देखो, ना से अच्छा कुछ तो हमने करा,
आपको टोटल पढ़ना था कितने चैप्टर्स, पता है आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने थे, बताओ जरा, कोई बताएगा? 8 चैप्टर्स पढ़ने थे, हमने 6 लेक्चर्स में 6 चैप्टर्स कर लिए, 1.5 घंटा दे के, बताओ, तो रिवीजन नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। और 2 चैप्टर्स और भी आपको कंटिन्यूअसली कर लेना है। बच कितने का भाई, 4 चैप्टर्स और बचे नहीं, 6 चैप्टर्स और हैं, 6 दिन और लगाना है और कंप्लीट कर लेना है। और आसान आसान है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग काफी हद तक तो समझ में आया ही होगा, राइट और नो, यस और नो? तो हम डेली अभी करते रहेंगे, 6 क्लासेस और लेंगे।